यस, सो आई थिंक राइट नाउ वी आर लाइव। वेट करते हैं बाकी लोग भी जुड़ जाएं जरा। यस, ओके, आई थिंक आई कैन सी ऑन द स्क्रीन मेनी ऑफ यू हैव ज्वाइंड। यस, सो आज का जो सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है वो इस पर्सपेक्टिव से है क्योंकि बीच बीच में आप सभी को पता है कि पढ़ाने के साथ साथ मैं गाइडेंस सेशन भी क्रिएट करता हूं ताकि आपको मोटिवेट भी कर सकूं और सही डायरेक्शन में आपकी पढ़ाई जो है चलती रहे। तो सही डायरेक्शन के सिलसिले में एक क्वेश्चन बड़ा वाजिब सा होता है सर कि स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, खास करके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, क्योंकि सरकारी नौकरी और जीपैट के एग्जाम में बहुत बड़ा फासला है। जीपैट में पैटर्न सेट है, अगर हम 2 सब्जेक्ट भी पढ़ लेते हैं तो भी इजीली वी कैन सेलेक्टेड एंड वी कैन गेट द गुड मार्क्स। बट इन केस ऑफ फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन, बट इन केस ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, द स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू बी डिफरेंट। सो गोइंग टू ऑल ऑफ यू, चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको, आज का डिस्कशन। यस, गोविंद जी पूछ रहे हैं एक डाउट है। देवेंद्र जी कह रहे हैं सर जय हिंद। जय हिंद, चलिए ठीक है, पूछ लीजिए जो भी डाउट है आपके, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, ठीक है। बाकी लोग भी जुड़ रहे हैं, तब तक मैं आपके सवाल का जवाब भी दे दूंगा, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। वैसे आप सभी को पता है कि मैं लास्ट में सेशन जो है क्वेश्चन आंसर का सेशन लास्ट में रखता हूं ताकि फुल फ्लेश तरीके से जो अपन लोग डिस्कस करने आए हैं वो हम डिस्कस कर सकें। बट नो इश्यूज देयर, इन बिटवीन क्लासेस वी कैन ऑल्सो डिस्कस। पूछिए गोविंद जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछ लीजिए। Any competitive examination. चलिए, ये मेन मुद्दा डिस्कशन होने वाला है। साथ साथ चीजों को कैसे ट्रेंड एनालिसिस करते हैं वो जरा हम लोग सीखेंगे, थोड़ा और बारीकी से सीखने कोशिश करेंगे। एक आधा सेशन मैंने ट्रेंड एनालिसिस पे लिया हुआ है और थोड़ा सा बारीकी से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। राम राम। संजय जी देख नहीं पाया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नॉन टेक्निकल पार्ट ऑलरेडी अरविंद जी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड द नॉन टेक्निकल पोर्शन। फार्मेसी और यस, आकाश जी का प्रणाम प्रणाम, ठीक है। सी, मैंने आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बताई हुई थी, वो मैंने आपको लगभग 3-4 वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं क्योंकि डेली बेसिस पर बच्चे बहुत सारे जुड़ते हैं, उनको शायद नहीं पता रहता, अंदाजा रहता है। एक मिनट जरा मैं थोड़ा सा, हाँ हल्की सी गर्मी सी लग रही थी तो मैंने कहा फैन ऑन कर लेते हैं। चलिए, बेसिक तरीका देखिए जो होता है, हमेशा एक पैटर्न मैंने आपको सेट किया था, शायद आप लोगों ने बहुत सारे वो पैटर्न देखा होगा। वो पैटर्न मैं फटाफट आपको 1 मिनट में बता देता हूं। जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, देखिए हर एग्जाम की अपनी स्ट्रेटजी होती है, हर एग्जाम की अपनी स्किल होती है। एक तरीके से आप हर एग्जाम को नहीं क्वालिफाई कर सकते क्योंकि हर एग्जाम की अपनी डिमांड है, अपनी रिक्वायरमेंट अलग है, ठीक है। ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन किसी और पर्सपेक्टिव से होता है, जीपैट का एग्जाम किसी और पर्सपेक्टिव से होता है, तो उसी तरीके का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। फार्मासिस्ट का एग्जाम किसी और मकसद से होता है, तो उसी लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बट कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज होती है जो कॉमन होती है हर एग्जाम्स में। जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कैसे शुरू करते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप उस एग्जाम को समझिए, थोड़ा सा पिछले साल के पेपर को आप एनालिसिस करिए, सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, पॉइंट बाय पॉइंट सिलेबस को रट्टा नहीं मारना, केवल सरसरी निगाह से दिमाग में सेट रखिए ताकि पता रहे कि अच्छा सिलेबस में ये है, हमको यही पढ़ना है, फालतू कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर अपना एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल आप चूज कर लीजिए, उस स्टडी मटेरियल को डेडिकेटेडली आप इसको पढ़ते रहिए। फिर उसके शॉर्ट नोट आप बनाइए, उसी शॉर्ट नोट को बार बार रिवाइज करिए। 50 किताबें पढ़ने के बजाय जो भी आप नोट बना रहे हैं, जो भी मेंटर से पढ़ रहे हैं, भरोसा रखिए, उसी को बार बार रिवाइज करिए। एक सब्जेक्ट की 4 किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक सब्जेक्ट को 4 बार पढ़ने की जरूरत है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। उससे आपका कॉन्सेप्ट भी हिला डुला नहीं रहेगा, बिल्कुल सॉलिड रहेगा, चीजें रिवाइज रहेंगी। फिर आपको आफ्टर ऑल थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना एमसीक्यूज वगैरह, और फाइनली आपको एग्जाम में बैठ जाना। ये बेसिक मंत्रा होता है।
जैसे जैसे एग्जाम जब आपका पास आता है, पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, जैसे जैसे एग्जाम पास होता है हमें हमेशा रिवीजन पे फोकस ज्यादा करना चाहिए, रिवीजन एंड प्रैक्टिस पे ज्यादा हमें सेशन करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम पास का मतलब 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, आधा महीना भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है। पढ़ाई आपकी स्टडी तो चल ही रही है, वो तो चलेगी ही, साथ साथ आपका मेन फोकस अब रिवीजन और प्रैक्टिस पे हो जाना चाहिए। जैसे जैसे आपका एग्जाम पास हो ज्यादा ज्यादा रिवाइज करना चाहिए, और खास करके एक आध हफ्ते 3-4 दिन पहले आपको न्यू चीजें पढ़नी बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। जो पढ़ा है उसी को बार बार पढ़िए। हाँ, कुछ छोटा मोटा टॉपिक लग रहा है कि दिमाग में प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि नहीं ये छूट गया, ये छूट गया, बहुत छोटा टॉपिक है, सवाल पूछा जा रहा है, तो आप उसको पढ़ सकते हो। लास्ट मोमेंट में 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको टेस्ट सीरीज नहीं लगानी होती है। टेस्ट सीरीज जो भी लगाइए 15 दिन से पहले पहले आप लगाइए। ये कुछ चीजें हैं जो बेसिक आपको ध्यान देने वाली बात होती है। चलिए, जिस मुद्दे पर हम लोग बात करें तो उसकी बात कर ले कि किसी भी एग्जाम में इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए ध्यान से पहले समझिए। मैं हर पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, मैं फार्मासिस्ट के पर्सपेक्टिव से भी बता रहा हूं। जीपैट मैं आपको बता दूं, इसमें 2 बैचेस को मैंने कंबाइंड कर रखा है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं 2 बैचेस को मैंने कंबाइंड किया है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे डिप्लोमा वाले हैं, उनके पास ले दे का ऑप्शन जो है फार्मासिस्ट का होता है, लेकिन जो बी फार्मा कैंडिडेट होता है वो जीपैट भी देता है, फार्मासिस्ट भी देता है, वो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम भी देता है। तो मैं हर पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। तो ये मत कहने लगना आपके नहीं जीपैट वाले फार्मेसी से क्या सीखते हैं, फार्मासिस्ट वाले उससे क्या सीख सकते हैं, सब एक दूसरे से सीख सकते हैं। सेपरेट नहीं है सारा एग्जाम, कुछ ना कुछ चीजें कॉमन है उसमें। ठीक है, तो स्कोर को इंप्रूव कैसे करना है ये जरा हम लोग बात देख लेते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका 2 नंबर से, 3 नंबर से, 5 नंबर से साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल से रुक रहा है। तो उसका सिंपली एक मंत्र है कि आप इसको माइक्रो एनालिसिस करिए। सवाल लेके समझा रहा हूं। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे होंगे, कुछ नंबरों से रुक रहा होगा, कुछ नंबर से चूक रहे होंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने ऊपर माइक्रो एनालिसिस करना है। माइक्रो एनालिसिस का मतलब बहुत बारीकी से करना है, खाली ऊपर ऊपर नहीं देखना कि रिवीजन गड़बड़ था, ये था ना। हर क्वेश्चन वाइज आपको देखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन जब मैं लगा रहा था तो मेरा माइंड सेटअप क्या था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं क्वेश्चन गलत तरीके से सोच रहा हूं, मेरे इधर पे ही प्रॉब्लम है। क्वेश्चन का आंसर बहुत सही था, मैंने उसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया सोच सोच के। तो आपको अपना देखना है, परसेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को टैकल करते वक्त। जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो किस नजरिए से पढ़ के हम उसका आंसर लगा रहे हैं वो बड़ा मायने रखता है। कभी कभी आपका परसेप्शन गलत होता है, पूरा पूरा पेपर बर्बाद हो जाता है आपका। पढ़ के जाओगे, सिंसियर कैंडिडेट रहोगे, लेकिन नजरिया आपका गड़बड़ है वहां पर। ये क्वेश्चन पहला गड़बड़ हुआ तो ये रिवीजन में प्रॉब्लम था, तो लिख लीजिएगा अच्छा रिवीजन की प्रॉब्लम है। अच्छा, ये क्वेश्चन जब गलत हुआ तो जल्दीबाजी में मैं पढ़ नहीं पाया, मुझे नोट नहीं दिखा, अंडरलाइन नहीं दिखा। फिर मैं जब क्वेश्चन पढ़ रहा था, अच्छा मैं सारे ऑप्शन पढ़ ही नहीं पाया, मैंने जल्दीबाजी में लगा दिया। बहुत छोटी छोटी गलती, कभी क्वेश्चन हम नहीं पढ़ पाते, कभी हमें नोट नहीं दिखता, कभी हमें बोल्ड वर्ड नहीं दिखता, कभी हमें इटैलिक वर्ड नहीं दिखता, क्योंकि एग्जाम तो प्रेशर होता है। ठीक है, एग्जाम फोबिया होता है। तो ये माइक्रो एनालिसिस करना है। तो माइक्रो एनालिसिस करने के बाद आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करनी है कि सर प्रॉब्लम है कहां। खास करके जब प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई करिए, अब उसको रेक्टिफाई करिए, दूर करने की कोशिश करिए। साथ साथ ये भी कोशिश करिए कि आगे फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आ सकती है वो भी सोच के उसको दूर करिए। तो फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आने वाली है आपके एग्जाम के साथ, जो आपको लगता है कि एक्सपेक्टेड हो सकता है, उस पर भी काम करिए। डेफिनेटली ये दोनों एफर्ट जब आप मिलाएंगे तो उसका रिजल्ट जो अगला एग्जाम आप देंगे 110% यू विल बी सिलेक्टेड। इतना आप करिए। ये कहां से सीखा है मैंने, आपको कहां से सिखा रहा हूं, अभी जस्ट एग्जांपल एक देखिए, चंद्रयान का देखिए। चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, चंद्रयान 3 में आपने ध्यान से देखिए, हर चीज को ना कहीं से कुछ भी सीखी जा सकती है। क्या बोला वहां के डायरेक्टर ने, बोला कि साहब हमने चंद्रयान 2 पे काफी काम किया, तो आपने देखा कि लैंडिंग एरिया पहले थोड़ा स्पॉट था, अभी इसको बढ़ा के बड़ा कर दिया गया। यानी कि वो पॉसिबल सारी चीजें काम की गई जहां से लैंडिंग हो जाए फ्यूचर में। तो लैंडिंग साइड को बढ़ा दिया गया, ऑटोमेटेड लैंडिंग सिस्टम जो था उसको, जो पैर थे उसको स्ट्रेंथन कर दिए गए, ताकि वो अगर शॉक से, झटके से स्पीड से आए तो बर्दाश्त कर ले वो। ये सब सारी चीजें की गई। तो इसका मतलब चंद्रयान 2 की गलती से सीखा और
क्या गलतियां हो सकती हैं, सॉफ्टवेयर में वैसा बदलाव किया, उसके पांव को चेंज किया, लैंडिंग एरिया को चेंज किया, यानी पॉसिबल एरर को ट्रेस किया, और नतीजा क्या हुआ, चंद्रयान 3 के तौर पर हमारी सक्सेसफुल हम जर्नी देखते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करिए, कहीं से कोई भी चीज सीखी जा सकती है। सेम कॉन्सेप्ट यू नीड टू अप्लाई। जो भी गड़बड़ हुआ है माइक्रो एनालिसिस करिए, प्रॉब्लम को पकड़ पाना, प्रॉब्लम को पकड़ पाना ये अपने आप में बहुत अच्छी अचीवमेंट होती है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम प्रॉब्लम को नहीं पकड़ पाते, तो प्रॉब्लम को पकड़िए, माइक्रो एनालिसिस करिए, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आए, जल्दी जल्दी नहीं, ऊपर ऊपर पढ़ के नहीं सरसरी निकाल ना। सेम गलती करेंगे तो सेम रिजल्ट भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। 3 साल 2 साल 5 साल 10 साल लग जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, नहीं सिलेक्शन होने वाला है, जवानी बर्बाद हो जाएगी आपकी। टाइमली सिलेक्शन लेना है तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा। समझ में आई? दूसरी बात क्या होता है कि हम अपने आप को साहब टॉर्चर करके पढ़ते हैं ना। इतना टाइट शेड्यूल मत बनाइए कि आपके पास वॉशरूम जाने का टाइम ना हो। समाज से मत कटिए, सोशल मीडिया का प्रयोग करिए, लेकिन लिमिटेड प्रयोग करिए, सही प्रयोग करिए, वीडियोस खाली रील देखने के लिए नहीं। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें थोड़ा सा अपने आप को ये देखिए, तो ये बेसिक चीजें हैं। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप में से कई सारे लोग हैं जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ नंबरों से अटक रहे हैं, उनके लिए बेस्ट सोल्यूशन यही है। आई कैन गारंटी यू, आई कैन 110% गारंटी यू, आप इसको करिए, 110% सफलता आपकी निश्चित है। करके देखिए आप, लेकिन शर्त यह है कि आपको अच्छे से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और अपने फ्यूचर के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करना है। तो ये वाला सवाल हमने दूर कर लिया। चलो सर, अब जो हमारा मेन मुद्दा है वो जरा देखते हैं, स्कोर को इंप्रूव कैसे करना है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, चाहे वो जीपैट हो हमारा, चाहे वो डीआई का एग्जाम हो, चाहे वो नाइपर का एग्जाम हो, चाहे वो फार्मासिस्ट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो, अप्रोच एक ही सेम रहेगा। ठीक है, वैसे पढ़ने का जो बहुत तरीका है, सबसे पहले मैंने आपको स्टेप बताया, देखिए इसका मकसद अलग है। जीपैट, जीपैट हायर स्टडीज के लिए होता है, तो हायर स्टडीज के लिए आपकी रिसर्च एक्टिविटीज वगैरह में इनकलकेट का, आपको स्कॉलरशिप भी रिसर्च पर्पज से ही दी जाती है, तो आपके नॉलेज को चेक किया जाता है। तो यहां पर आप देखोगे लेंदी क्वेश्चन मिलेंगे, ऑप्शंस, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस फैक्ट होगा, लेकिन बड़ा कम फैक्ट होगा आपके पास, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा क्वेश्चन होगा। तो जीपैट का मूल मंत्र यह है कि जीपैट को निकालना अगर आपको है तो आपको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, तब जाके आपका जीपैट निकलेगा, क्योंकि इसकी जरूरत है, हायर स्टडीज के लिए चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात, जीपैट का जब आप सिलेबस देखोगे पैटर्न सेम है, 38 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आने हैं। नाराज मत होइए, अभी कोई दूसरा कोई नाराज नहीं होगा, ठीक है, अभी मैं सबके वाइज पे आ रहा हूं, एक एक करके, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो पैटर्न फिक्स है, 38 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 38 क्वेश्चन सूटिक्स, 28 क्वेश्चन, ये पैटर्न फिक्स है, और 45-50 क्वेश्चन आपका कट ऑफ जा रहा है। तो अगर आप 2-3 सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ लेते हो जिसपे आपकी पकड़ है, इजीली जीपैट में आप सेलेक्ट हो सकते हो। रैंक आपकी 300 के बजाय 500 की, तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन ये जो जीपैट नाइपर है, सेम लगभग स्ट्रेटजी है, लेकिन नाइपर में थोड़ी सी अलग है। नाइपर क्या है, 20-20 मैच की तरह है, 200 क्वेश्चन, लंबे क्वेश्चन नहीं होंगे यहां पर, फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, वन लाइनर आएंगे, कम समय होगा, ज्यादा आपको करना होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, तो इधर पे 20-20 खेलना होता है। अब देखिए, जो ड्रग इंस्पेक्टर है और ये जो फार्मासिस्ट है ना, ये साहब सरकारी नौकरी वाला एग्जाम है। इसका क्या मतलब हुआ साहब, कि अगर कहीं पर 5 सीट आई है, उसमें भी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ये सारी चीजें उसमें भी कैटेगराइज है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन, फिजिकली चैलेंज के लिए अलग है रिजर्वेशन, फीमेल्स के लिए अलग रिजर्वेशन, दुनिया भर की चीजें हैं। तो आपको जो भी सीट है उसके अंदर रैंक लानी है। 5 के बजाय 6ठी रैंक आ गई, यू विल बी नॉट बी सिलेक्टेड, बट इट डजंट मीन कि आप नल्ले हैं, निठल्ले, आपको कुछ नहीं आता है। बैड लक था कि किसी कारणवश आपकी 6ठी रैंक आ गई, आप वेटिंग लिस्ट में आ गए। समझ में आ गई? और इस चीज को यूपीएससी ने एक्नॉलेज किया है। 2020 से पहले जितने भी लोग थे जो वेटिंग लिस्ट में यूपीएससी में आते थे, उसको वो सब रिजेक्टेड, 2-2, 4-4, 6-6 नंबर से छठे थे, वो भी टॉप क्लास के ब्रेन है। सरकार को किसी ने बुद्धि दिया, किसी ब्यूरोक्रेट ने, कि सर इनको वेटिंग लिस्ट निकालिए, इनका नाम बताइए, ताकि जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के पीएसयूज वगैरह, जो बड़े बड़े डॉक्टर वगैरह रिक्वायरमेंट है, इनको वहां सेट किया जा सके, बिकॉज दे आर ऑल्सो बेस्ट ब्रेन्स। ठीक, चलिए, तो जीपैट और इन एग्जाम्स में थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए।
यानी कि यहां पर एक्यूरेसी, यहां पर प्रिसीजन ज्यादा रिक्वायर्ड है बजाय जीपैट के। समझ में आई बात? तो केवल एक ही ढर्रे पे पढ़ाई करना कि जीपैट हो जाए, ये हो जाए, नहीं होता है। स्ट्रेटजी इज डिफरेंट, ठीक है। बट यस, चाहे आप जीपैट दे लो, चाहे डीआई दे लो, चाहे नाइपर दे लो, चाहे फार्मेसी दे लो, जो पीसीआई का सिलेबस है फार्मेसी का, वही सिलेबस है। तो बहुत सारा टॉपिक यहां कॉमन देखोगे, यहां कॉमन देखोगे, यहां कॉमन देखोगे, यहां कॉमन देखोगे। तो जब भी कभी आप मल्टीपल चीज की तैयारी कर रहे हो, मल्टीपल एग्जाम की, तो वो सिलेबस, जैसे आप जीपैट की भी कर रहे हो, आप डीआई की भी कर रहे हो, फार्मासिस्ट भी कर रहे हो, आप भी फार्मा कैंडिडेट हो, तो जो कॉमन सिलेबस तीनों में है उसको पहले पढ़ डालो। समझ में आई बात? इसको अच्छे तरीके से। तो पढ़ने का मैंने आपको तरीका बताया कि आप एग्जाम को समझिए बहुत अच्छे से। एग्जाम को समझने के बाद जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए आप, ठीक है, अच्छे से एनालिसिस करिए, सिलेबस को देखिए आप, फिर आप स्टडी करिए, नोट्स बनाइए, नोट्स को रिवाइज करिए, रिवाइज करने के बाद प्रैक्टिस करिए और जाके एग्जाम दीजिए। ये एक पैटर्न है। आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दे लो, यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, जो पिछले 10-12 साल से मैं अपनी फील्ड में घिस रहा हूं, ये उसी का रिजल्ट है जो आपको मैंने सेकंड्स में बता दिया है। इस चीज को समझने मेरी जिंदगी के कई साल निकल गए, ठीक है। तो ये चीज है, उसमें कई बार फेल्योर भी हुआ मेरे लाइफ में, कई बार जो है चीजें सक्सेस के तौर पर भी आई। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है, ठीक। चलिए, उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो कड़ी है ना, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करना, कि बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जरा ये देख लेते हैं, एक सेकंड। तो ये सब बातें किसमें हो रही, स्कोर को कैसे इंप्रूव करना है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको मार्केट में बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, नेट पे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, आपके कोर्स में ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, और पिछले 50 साल के करने की जरूरत नहीं है। लास्ट के पिछले आप 2-3 साल 5 साल के भी कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट है। तो जब आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आप देखते हो और इधर आपने सिलेबस देखा ही है, ठीक, तो यहां से आपको आइडिया है कि अच्छा ये हमारे सिलेबस में है, तो आप सीधे डायरेक्शन में होगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये रास्ता है, ये आपको इधर दिल्ली जाना है, इधर पे ये रास्ता आपको लखनऊ लेके जा रहा है। आपके डेस्टिनेशन क्या है, दिल्ली। आप गाड़ी से यहां से चले, पेट्रोल भराए, आप यहां जा रहे हो, आप पेट्रोल भरा के चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, मंजिल आपकी कभी नहीं, क्योंकि मंजिल आपकी इधर है। एफर्ट्स सही डायरेक्शन में, गलत डायरेक्शन में आप एफर्ट डालेंगे तो अपना पेट्रोल और दिमाग और टाइम, समय, पैसा बर्बाद करेंगे, कभी जिंदगी में आप नहीं। तो एक एस्पिरेंट के तौर पर हमें सही रास्ता चूज करना होता है, और सही रास्ता या तो आप खुद से चूज करिए, या कोई ऐसा फील्ड में है उसके एक्सपीरियंस को, तो आप हमसे जुड़ते हो तो हमारे एक्सपीरियंस को आप यूज करो, ठीक है। चलो, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, ये आपको रास्ता दिखाते हैं। ये जो रास्ता भटकते हो ना इधर उधर, मार्केट में ये बुक आ गई, कलर्ड बुक आ गई, इतने पेज की आ गए, उतने पेज की आ गई, ये चीज आ गया, ये चीज भटकाव है सब। जो पढ़ रहे हो भरोसा रखो आप। तो ये जो गाइड की तरह ये रास्ता दिखाने का काम करते हैं। सिलेबस ने तो आपको बता दिया, आपका दायरा सीमित कर देगा, भाई साहब ये सिलेबस है, यही पढ़ना है, उससे फालतू कुछ भी नहीं पढ़ना है। स्टिक टू द सिलेबस, सबसे पहली बात है। दूसरी चीज है, ये जो पेपर को आप देखोगे तो ये आपको रास्ता सुझाने का काम करता है कि भाई साहब यही पढ़ना है, आपको इतना लेवल तक पढ़ना है, इतना डीप तक पढ़ना है। तो आपकी जो क्लैरिटी है ना आपकी मंजिल में, वो लाने का काम कौन करता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। और आप परेशान होते हो, आप फिर खरीदने चालू हो जाते हो, कहां से खरीदे, यहां से खरीदे, वहां से खरीदे। इजिली नेट पे अवेलेबल है हर चीज, कोई भी पेपर आप उठा लो, सब नेट पे अवेलेबल है। आप जिस कोर्स में रजिस्टर्ड हो उस कोर्स में भी चीजें हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस क्यों करना सर, एनालिसिस की जरूरी है, वो जरा बात समझ लेते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, इससे आपको ट्रेंड पता लगता है, चल क्या रहा है। मतलब अगर हमने यहां देखा टैबलेट, तो टैबलेट में कितना घुस के पूछा जा रहा है, क्या डेफिनेशन पूछ पूछ के निकल जा रहा है। तो जब आप एनालिसिस करोगे तो टैबलेट से देखोगे कुछ एरियाज है जहां से सवाल पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट पे पूछा जाता है, टैबलेट के इंग्रेडिएंट पे पूछा जाता है, डाइल्यूएंट डिसइंटीग्रेटेड लुब्रिकेंट का एग्जांपल और उसका ब्रांडिंग नेम वगैरह पूछा जाता है। फिर प्रिपरेशन मेथड, वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन से पूछा जाता है। फिर कोटिंग डिफेक्ट से पूछा जाता है।
मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से पूछा जाता है, यानी डिफेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और फिर उसके बाद आपके कोटिंग बेस्ड क्वेश्चन। यही 4-5 एरियाज हैं जो ये। तो ये कैसे पता लगा? अब मैंने कह दिया कि आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए, आपने लैकमैन उठाई, लैकमैन में 60 पन्ने का है, कैसे 60 पन्ने में कितना आप पढ़ोगे? इसीलिए हमने कोर्स में आपको प्रिसाइजली नोट्स बना के दे दिया स्टैंडर्ड बुक्स की समरी, ताकि आप इजीली उसको आप पढ़ पाओ। समझ में आई बात? तो स्मार्टली तो आप ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ट्रेंड एनालिसिस आपको ये पता लगेगा कि की एरियाज कौन से हैं सर, जहां पर हमें मेनली फोकस करना है। की सब्जेक्ट्स कौन से हैं सर। डेप्थ ऑफ क्वेश्चन क्या है सर, कितना डेप्थ तक पढ़ना है, क्या हमें पीएचडी करना है या सरसरी निगाह से पढ़ के चले जाना है, क्या कॉन्सेप्ट है या फैक्ट पूछा गया है, और क्या अपडेटेड चीजें भी पूछी जा रही हैं। ये सब चीजें आपको संभावनाएं कहां से पता लगेंगी? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। जितना आप एक्सपर्ट होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने में, उतने ही आप माहिर खिलाड़ी होंगे, और जितने माहिर खिलाड़ी होंगे अपने फील्ड के, उतने ही जल्दी सफलता आपकी निश्चित है। ठीक है, कुछ भी मुंह उठा के नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ना है अपने काम का पढ़ना है, आपका समय इंपॉर्टेंट है, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। ये सारी चीजें, ये सब आपको देखने को मिलेगा किससे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। ठीक, तो स्कोर को इंप्रूव करने का एक रास्ता निकल के आया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की डेप्थ, इन डेप्थ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इसका ये मतलब नहीं कि खाली कोई डाल रखा वीडियो, इसका ये पिछले साल का पेपर आया था, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो रिलेवेंस। मैंने आपको इनोवेटर्स अड्डा के चैनल पर कैसे एमसीक्यूज को टैकल करना है वीडियो सिखाया हुआ है मैंने आपको। एमसीक्यूज कैसे लगाते हैं वो अभी जस्ट एक वीडियो डाली है, उसको भी आप देखना। इस तरीके से एमसीक्यूज लगाते हैं, खाली आया और नंबर ऑफ वीडियो डाल के व्यूज ले लिए, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथ साथ अगर आप जीपैड के एस्पिरेंट हैं तो आप नाइपर का भी पेपर देखिए, आप डीआई का भी पेपर देखिए, आप फार्मासिस्ट का भी पेपर देखिए। आप अगर फार्मासिस्ट का एस्पिरेंट है तो इन तीनों का पेपर देखिए। प्राथमिकता आप हमेशा अपने एग्जाम को दीजिए। अगर आप फार्मासिस्ट के हैं तो फार्मासिस्ट के पेपर को देखिए पहले, समय बचे तो इन पेपर्स को देखिए। आप डीआई के एस्पिरेंट हैं तो डीआई के पेपर्स को पहले प्राथमिकता दीजिए। खास करके अब डीआई में भी जैसे यूपीएससी का डीआई हो गया, स्टेट का डीआई हो गया, तो अगर आप मान लीजिए जैसे गुजरात डीआई का, राजस्थान डीआई के आप हैं, तो अपने गुजरात राजस्थान का पहले पेपर आप देखिए, फिर अदर डीआई का देखिए, फिर आपके पास जब टाइम है तो इन सब का पेपर देखिए। एक दूसरे का पेपर जरूर आप देखिए। समझ में आ रही बात लॉजिकली? तो दूसरा है कि अदर एग्जाम्स के पेपर की एनालिसिस जरूर करना है आपको। बहुत कम ऐसे एग्जाम है जहां पर क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं आपके। तो जितना ज्यादा क्वेश्चन यहां पर देखोगे प्रीवियस ईयर की, जितना एनालिसिस करोगे आपको आइडिया लगेगा, उतना ही इन डेप्थ आपको आइडिया लगेगा। अच्छा, ये टॉपिक पे ज्यादा हर एग्जाम में टैबलेट से सवाल पूछा जा रहा है, हर एग्जाम में पेरेंटल से सवाल पूछा जा रहा है, इस तरीके की चीज आपको पता लगेंगी। समझ में आई बात? तो अदर पेपर को भी एनालिसिस करना, ये भी आपका स्कोर इंप्रूव करने में काम करता है। ठीक, फिर जितने रिसेंट एग्जाम हुए हैं, रिसेंट एग्जाम्स, उनको भी देख के जाइए। जैसे मान लीजिए आपका 1 महीने बाद पेपर है, तो इस महीने में जितने भी एग्जाम हुए 2-3 महीने 6 महीने के अंदर, वो सब एग्जाम एक बार पढ़ के जाइए। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी वहां से मिल जाते हैं, क्योंकि मैं एज एग्जामिनर सेट कहां से करूंगा क्वेश्चन पेपर? कुछ दिमाग लगा के सेट करूंगा, कुछ कहीं से आइडिया लूंगा। मैं डायरेक्ट अगर क्वेश्चन नहीं सेम मैं करूंगा, लेकिन आइडिया लूंगा, तो कहीं ना कहीं से वो सारी चीज आएंगी। तो रिसेंट के ये सारी चीजें आपको करनी है। ठीक, और नेक्स्ट करिए आप नोट्स को सप्लीमेंट करिए। जो भी नोट्स आप बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको दिया, आपके पास ये नोट्स आ गया, तो नोट्स में उसको रिवाइज करने का अच्छा तरीका क्या है कि आप लास्ट में उसका समरी बनाइए। टैबलेट पढ़ा आपने, 2 पन्ने की समरी बना लीजिए लास्ट में। जब आपके पास समय हो तो वो पूरा टैबलेट पढ़िए, लेकिन एग्जाम से पहले खाली समरी पढ़ के जाइए आप। लॉजिक समझ में आ रहा है? समरी तो एक आदत डाल लीजिए, हर चैप्टर के बाद में समरी क्रिएट करिए। बहुत अच्छी आदत है ये। ठीक, समरी क्रिएट कर लीजिए यहां पर, इसको बार बार रिवाइज करिए। यानी कि जो भी नोट्स है उसको लास्ट मोमेंट, जैसे एग्जाम आएगा उसको कम करते जाना। पहले हम इतने से शुरू हुए थे, धीरे 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 ऐसे कम्पैक्ट होगा। और आप क्या गलती करते हैं? उस कोचिंग का जरा पढ़ लूं, जरा वो पढ़ लूं, जरा वहां वीडियो चल रही, जरा वहां 8 बजे क्लास आ रही, वहां 9 बजे क्लास आ रही, वहां 12 बजे क्लास आ रही है। आप इन्हीं सब में उलझे हुए, कुछ नहीं हो रहा है।
फिर उनको भी गरियाते फिरते हो आप, फिर हमें भी गरियाते फिरते हो कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सबको गरियाते फिरते आपको। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। फ्रस्ट्रेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। कभी सोचा है कि उसके पीछे आप खुद जिम्मेदार हैं उस चीज के पीछे? तो ये सब सही है, ठीक है। नोट्स अच्छे से बनाइए, उसको बार बार रिवाइज करिए, समरी बनाइए, और हर चैप्टर के बाद 1 से 2 पन्ना आप छोड़ के रखिए। इंसान हो चाहे कोई भी हो, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर द इंप्रूवमेंट। हमेशा स्कोप बना रहता है आपके इंप्रूवमेंट के लिए। नोट्स को आपको हमेशा अपडेट करना चाहिए। आपने यूट्यूब से कोई चीज पढ़ी, आपने बुक से कोई चीज पढ़ी, आपको हमारे अलावा कुछ एक्स्ट्रा लगा, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, वहां पर ऐड कर लीजिए, ठीक है। फिर आप टेस्ट सीरीज लगाओ। टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हो, बच्चे क्या टेस्ट सीरीज के पीछे मरे जा रहे हैं, खाली प्रीवियस ईयर के पेपर के पीछे मरे जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है। टेस्ट सीरीज का मकसद होता है केवल आपको उस इन्वायरमेंट में सिमुलेट कर देना, जो कल को आप एग्जाम फेस करने वाले हो, उस एग्जाम में आपका टाइम मैनेजमेंट सिखा देना, प्रेशर को हैंडल करने सिखा देना, वो सारी चीजें। ज्यादा लगाओगे आप सैचुरेट हो जाओगे, इसीलिए हम अपने कोर्सेज में ज्यादा टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं अपलोड करने का, दुनिया भर की चीजें हैं, बट वी नोट कि हमारा सिलेक्शन कम हो जाए। हमारा सिलेक्शन हमेशा बेहतर होता है। ये इसका बहुत बड़ा कारण ये कि हम 500, 1000, 2000 टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं, ठीक है। 20, 25, 30, 50 देंगे, मोर देन सफिशिएंट है। तो टेस्ट सीरीज को अच्छे लगाइए। जब आप टेस्ट सीरीज को लगाओगे ना, कुछ क्वेश्चन आपको नए से पता लगेंगे, उन नए वाले क्वेश्चन को यहां नोट डाउन आप कर लो। यानी हर वो चीज करना है जहां से आपकी प्रिपरेशन में जो गैप है उसको फुलफिल किया जा सके। समझ में आई बात? जो प्रिपरेशन में लूप होल है, जहां जहां गैप है, उसको फिल कर देना है। तो क्या करना है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है। जो पैटर्न मैंने सुझाया उस पैटर्न को 110% फॉलो करना है। अदर पेपर पर भी देखते रहना है, आई मीन इस पे भी थोड़ा सा नजर फिराए रहनी है आपको। ऐसा नहीं कि हम फार्मासिस्ट कहते हम वो पेपर क्यों देखें, हम इसकी तैयारी कर रहे थे हम वो पेपर क्यों देखें, ये गलत बात है। रिसेंट के जितने एग्जाम्स हैं उनको आप प्रैक्टिस करिए, लगा के जाइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। नोट्स को बार बार रिवाइज करिए, रिवाइज करने से चीजें कॉन्फिडेंस आता है, डिमोरलाइज लास्ट मोमेंट पे नहीं होगे, गलतियां कम होगी, स्कोर अपने आप इंप्रूव होगा आपका। तो रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन के लिए चीजें लास्ट में बहुत कन्वीनियंट कर देनी है। ढेर सारी स्टैंडर्ड किताबें आप लास्ट मोमेंट में पन्ना ही नहीं पलट पाओगे। बुकलेट दे देंगे, बुकलेट नहीं पलट पाओगे आप। पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ अपने ढेर सारे पढ़ पाओगे लास्ट मोमेंट पे। तो अपने बनाए हुए नोट्स ही आपको काम आते हैं। तो आज जो बनाने में दर्द होता है ना नोट्स, कल को आपकी जिंदगी बहुत आसान करने वाला है। ये बात नहीं समझ में आती है, जब अरसा गुजर जाता है, समय गुजर जाता है, जब बेकार हो जाता है एग्जाम, तब समझ में आती है, और उस समय कुछ नहीं हो सकता फिर। तो इसलिए अभी आप इस पे काम करिए। ये कुछ जरिया हैं जिसके थ्रू आप स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी मेरा मेन मुद्दा था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के ट्रेंड एनालिसिस करना। तो 2 बड़े मुद्दे मैंने डिस्कस आपसे कर लिए कि कैसे चीजों को स्कोर इंप्रूव करना है, कैसे सही से पढ़ना है, इस मुद्दे पर भी बात किया। ऐसे बंदे जो कुछ नंबरों से चूक रहे हैं, सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए भी मैंने सजेशंस, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, ठीक। चलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करते हैं जरा। तो उसके लिए मैंने कुछ जीपैट के पेपर लिए, कुछ डीआई के पेपर लिए, कुछ फार्मासिस्ट के पेपर लिए, अलग अलग पेपर्स लिए हैं। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझिए। हर पेपर का आंसर तो लिखा हुआ है, मैं आंसर नहीं बताने आया हूं, मैं आपको सिखाने ये आया हूं कि कैसे एनालिसिस करते हैं, हर क्वेश्चन से क्या क्या निकाल सकते हैं हम आउटपुट, वो जरा देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, ठीक है। 1 मिनट रुकिए जरा, मैं थोड़ा पानी पी लूं, गला बैठ रहा है। चलिए, अब कुछ लोग कह रहे हैं क्या सर डिप्लोमा वाले भी जीपैट नाइपर फार्मासिस्ट एग्जाम दे सकते हैं? देखिए इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर हम सिंसियर कैंडिडेट हैं तो हमें इतनी चिंदी सी बात तो पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके की छोटी छोटी मिस्टेक्स एज ए मेंटर वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप एक सिंसियर कैंडिडेट हैं और इस तरीके से चिंदी चिंदी से सवाल पूछ रहे हैं। आई एम नॉट डिसहार्टनिंग यू, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। मैंने शुरुआत में बोल दिया कि डिप्लोमा के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमेशा फार्मासिस्ट की वैकेंसी होती है। बी फार्मा के लिए सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, ठीक है। चलिए तो जरा देखते हैं, कुछ क्वेश्चन पेपर की मैं एनालिसिस करता हूं। जो मैं सिखाने वाला हूं
आप जब करेंगे तो वैसे ही देखेंगे, आपका नजरिया भी देखने का वैसे ही होना चाहिए। ठीक, अभी देखिए एम्स रायपुर का पेपर हुआ था, तेलंगाना ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, ईएसआईसी फार्मासिस्ट का पिछले पेपर हुआ था, 2022 का जीपैट आप देख रहे हैं, गुजरात डीआई के कुछ पेपर हुए हैं। ये कुछ पेपर्स मैंने चूज किए हैं। अभी आप फर्क देखना जब हम कंपेयर करके पढ़ेंगे तो, और जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो जरा आप ध्यान से देखना, यहां बहुत बारीक चीजें हैं, आपको ऑब्जर्व करना है कैसे क्वेश्चन पेपर को देखना है, बिल्कुल एकदम चील की तरह नजर होनी चाहिए आपकी। लेट्स स्टार्ट विद दिस एम्स रायपुर। ये देखिए अभी 4 सितंबर 2023 को पेपर हुआ है, ये जरा देखिए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं ना जहां पर नॉन फार्मा नहीं पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में नॉन फार्मा पूछा जाता है। देखिए ये नॉन फार्मा का क्वेश्चन है, कंप्यूटर से सवाल पूछा गया है। ठीक है, अभी हम अपने फार्मा वाले पोर्शन पे आते हैं, फिर इस पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, स्टार्ट विद दिस फार्मा पोर्शन फर्स्ट। चलिए अभी आते हैं, इस पर भी आएंगे। एक मिनट रुकिए जरा, मैं फार्मा ऑप्शन पे आ जाऊं। वेट करिए जरा, वेट वेट वेट। चलिए कहीं से भी उठा लेते जहां से फार्मा स्टार्ट है। ये देखिए ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए जरा यहां पर क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन ना ढंग से दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा फुल करने की कोशिश करता हूं इसको। एक मिनट रुकिए जरा। गड़बड़ कर रहा है कुछ, स्क्रीन हटाना ही पड़ेगा इसको। चलिए आते हैं जरा। देखिए ये वाले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं, किसी से भी क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ता, आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें वो नहीं बताना, हमें वो सीखना है। जरा देखिए, विच सेक्शन ऑफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 इज रिलेटेड विथ प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू विच ड्रग। अब देखिए ये एम्स रायपुर का सवाल है, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कई जीपैड के कई डीआई के एस्पिरेंट नहीं लगा पाएंगे, पसीना ऐसे पोंछने लगेंगे ऐसे। ये कैसे सब पता लगेगा? ट्रेंड एनालिसिस से। ठीक है, हम क्या पढ़ के जाते हैं कि अच्छा ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज इतने ईयर में आया था, एक्ट इस ईयर में आया था, ये इतने में आया था। ठीक है, और क्या क्या ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी में आता, कौन सा नहीं आता, क्या फाइन है, ये सब पढ़ के जाते हैं आप। पूछा क्या गया, देखिए कितना डीप पूछा गया है। विच सेक्शन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एंड मैजिक रेमेडीज, ये सेक्शन वाइज चीजें पूछ दी गई हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तो सेक्शन 4, सेक्शन 12, सेक्शन 10, ये तो इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिल रहा है, पहले क्वेश्चन से देखने को कि जो एम्स का घिसा पीटा पैटर्न था अभी चेंज हो गया है। तो अगर घिसे पीटे ट्रेंड से आप एम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप नहीं सेलेक्ट होने वाले हैं। इस क्वेश्चन पेपर से यह सीखना है हमें कि हमें भी अपना ट्रेंड चेंज कर लेना है। ये जो लेवल है क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे लेवल का है, जीपैट डीआई वालों को धुआं निकल जाएगा। आप लगा के देखिए, कई लोग गड़बड़ कर देंगे। आप देखिए इसका आंसर दीजिए जरा कमेंट बॉक्स में, नहीं निकलेगा आंसर। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए और देखिए जरा, लेकिन एक क्वेश्चन से जज मत करिए। प्रोटीन्स इन द ह्यूमन डाइट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच वेजिटेबल सोर्सेज, कहां से प्रोटीन्स आ रहे हैं? देखिए ऑप्शंस देखिए, लेग्यूम्स, आप सभी को पता है कि लेग्यूमिनस जो है प्रोटीन्स, दलिया वाले जितने दाल वाल के आते हैं वो सब सारी चीजें। सीरियल्स, फ्रूट्स, फ्रूट से क्या प्रोटीन मिलती है क्या, आप मुझे बताइए जरा। फ्रूट से
फ्रूट से। अब देखिए मैंने आपको क्या सिखाया था, एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक से ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें एक तो होगा, फ्रूट में प्रोटीन होती है क्या? कहेंगे सर फ्रूट में तो प्रोटीन बड़ी कम होती है। तो जरा देखो, ओनली ऑप्शन 1 एंड 2 करेक्ट, ओनली 2 एंड 3 करेक्ट। ये देख रहे हो क्वेश्चन कितना है, रद्दी सा है बिल्कुल क्वेश्चन, लेकिन इधर ऑप्शन बना के धुआं निकाल दिया है। इस तरीके के ऑप्शन यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं, देख लो आप। तो इस क्वेश्चन से क्या सीखने वाली बात है, इस क्वेश्चन से ये सीखना है सर कि क्वेश्चंस आर इजी बट दे आर मेड टिपिकल विद द ऑप्शंस। ऑप्शंस के साथ खेला गया है। चलिए सर, एक पे हम श्योर हैं, फ्रूट्स में सर प्रोटीन्स नहीं होता, ये हम श्योर हैं। तो लगाइए चल कि कौन सा 3 वाला होगा कि नहीं होगा सर। ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, ओनली 1 एंड 2, ओनली 2 एंड 3, ओनली 1 एंड 3, ओनली 1 एंड 2 एंड 3, ये सारी चीजें देखिए, लेग्यूम्स, फ्रूट्स। अच्छा 3 अगर हम हटा दें, मान लीजिए, मान लें कि हम प्रोटीन्स नहीं है हमारी, फ्रूट्स में नहीं है, तो 3 वाला ऑप्शन हटाओ जरा, देखो ये वाला देखो, 1 2 3 3 3, कौन सा ऑप्शन आ गया, 1 एंड 2। समझ में आई बात? इस तरीके से एलिमिनेट कर करके ऑप्शंस लगाए जाते हैं। चलिए क्या लिखा हुआ, इज अ वीक डायूरेटिक। जरा ऑप्शन देखिए, एमिनोफाइलिन, मेफ्रोसाइड, फ्यूरोसेमाइड, बिमेटेनाइड, ये सब क्या है, डायूरेटिक्स के एग्जांपल है, लेकिन बहुत क्लोज आपको देखने को मिल रहा है इन सब के बीच ऑप्शन। तो ऑप्शंस कभी कभी टिपिकल, क्वेश्चन को टिपिकल बनाने के लिए ये क्या करते हैं, बहुत क्लोज ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए यहां पर आंसर्स आपके दिए हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से ये देखिए ऑप्शंस दिए हुए, कौन सा ऑप्शंस है, ठीक, इस तरीके से ये देखिए ऑप्शंस करेक्ट आपके दिए हुए हैं, मुझे बताना नहीं कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के बारे में कौन सा करेक्ट है, तो कई लोग को करेक्ट नहीं दिखेगा, तो ये करेक्ट अच्छे से पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है, दे आर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड्स। साहब ये तो हमें पता नहीं है, तो कुछ बड़ा अजीब सा फैक्ट लग रहा है। बेंजाइन पेनिसिलिन कैन बी कंसिडर्ड टू पेरेंट कंपाउंड ऑफ द पेनिसिलिन फैमिली। अब ये बेंजाइल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी होता है कि पेनिसिलिन वी होता है, ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, तब जाके क्वेश्चन लगा पाओगे। देखो ऊपर से 2-3 क्वेश्चन लग रहा है, ये सब लगने वाले क्वेश्चन है, आसानी से नहीं लगने वाले क्वेश्चन है। समझ में आ रही है बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? ये देखिए, ये आपको लग रहा है कितने आसानी से क्वेश्चन, ये और लग रहा है कि फार्मासिस्ट का है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि बाबू भैया ट्रेंड बदल चुका है, ठीक है। खाली एक पतली किताब पढ़ने से फार्मासिस्ट सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इधर पे देखो, अच्छे अच्छों का धुआं निकल जाएगा। अभी देखो और आगे, ये देखो ऑप्शन दिया हुआ है कि इस बच्चे ने क्या आंसर लगाया हुआ है, और करेक्ट आंसर क्या है इसका, 3, ठीक है। तो ये देखिए बोथ 1 एंड 2 इस तरीके से दिया हुआ ऑप्शन। चलिए अब देखिए, यहां देखिए, एज पर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 इन द कंटेक्स्ट। तो आपको पता है कि बायो मैनेजमेंट रूल 2016 में आया था। फार्मासिस्ट में खाली फैक्चुअल जंप की जनरली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ कंबस्टन एफिकेसी शुड बी एटलीस्ट। देखिए कितना डीप क्वेश्चन पूछा गया है, कितना डीप क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिए लेवल ऑफ क्वेश्चन। और हम हल्के में लेते हैं क्वेश्चन को। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, जी पर डीआई वाले नहीं लगा पाएंगे, आप कोशिश करिए, नहीं लगा पाएंगे इसको, ठीक है। कोशिश करिए, कितना होना चाहिए, ठीक है। आंसर दिया हुआ ऑलरेडी, कितना दिया हुआ आंसर, 3, 99% के आसपास। चलिए ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज इन ह्यूमंस। डायरेक्ट मेथड क्या है, किसकी वजह से, देखिए डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफेक्शन इन ह्यूमंस, क्या टीका लगाने से, क्या अशुद्ध हाथ से, क्या वेक्टर बॉर्न से, क्या व्हीकल बॉर्न से। ये देखिए इधर पे डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट क्या हो रहा है। अगर कोई छींकता खांसता, ठीक है, तब तो हो सकता है कि चलो ठीक है एयर में डायरेक्ट था, उसने सांस लिया, ये सारी चीजें हो गई,
ठीक है, ये वेक्टर बॉर्न, वेक्टर किसी को हो रहा है फिर वो कैरी कर रहा है तो डायरेक्ट हुआ नहीं ना। व्हीकल बॉर्न वो भी नहीं हुआ, देख लीजिए करेक्ट ऑप्शन 1 दिया हुआ है यहां पर। ठीक है, ये सारी चीजें। विच आर द फॉलोइंग इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोलॉइड ऑफ रावोल्फिया, रावोल्फिया एल्कोलॉइड्स। तो रावोल्फिया किसका एग्जांपल है? इंडोल एल्कोलॉइड्स। तो आप देखिए कोग्नोसी का जो मैंने लेक्चर आपको पढ़ाया हुआ है उसमें मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोलॉइड्स पढ़ाया हुआ है, आप उस लेक्चर को देख के आएंगे, सवाल इजीली आप लगा लेंगे, उस तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक है, इंडोल एल्कोलॉइड्स, स्यूडो इंडोक्सिल एल्कोलॉइड्स, ये देखिए ऑप्शंस, ये देखिए, देख रहे हैं आप एक ट्रेंड आपको इस तरीके का, ओनली 1 सही, 1 एंड 2 सही, 2 एंड 4 सही, ये एक नया ट्रेंड आपके आया है। ठीक, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जब ये पेपर सेट किया गया था ना, ये जितने आपको दिख रहे हैं ना, ये कुछ गिने चुने क्वेश्चन है। आप यकीन मानिए जब आगे जाएंगे ना, एकदम बिल्कुल खोए की तरह, मलाई की तरह वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। इसका मतलब कि जब क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है, इजी, मॉडरेट, टफ, 3 में क्लासिफाई किया जाता है क्वेश्चन को। मैं आपको बता रहा हूं आइडिया कैसे से सेट होता है। ये वन ऑफ द टफ क्वेश्चंस हैं, जो मॉडरेट टू टफ हैं, टफ नहीं है, मॉडरेट टू टफ हैं, इजी भी नहीं है कि आप गप से खा जाओ इनको। इनको जो लोग खाली सोएंगे उठेंगे ब्रश करके चले जाएंगे लगाने, उनके बस का नहीं है ये लगने वाला। जो पढ़ने वाले कैंडिडेट होंगे, जो सिंसियर होंगे, वही लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं एसिटाजोलामाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसको याद रहता है मॉलिक्यूलर फार्मूला? तो कॉन्सेप्ट है, तो एसिटाजोलामाइड का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर पता रहेगा तो आप धीरे धीरे उसमें से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें। वेजिटेबल इज द सोर्स ऑफ विच क्रूड ड्रग? किस क्रूड ड्रग का वेजिटेबल सोर्स है? देखिए, ये देखिए, वेजिटेबल इज द सोर्स ऑफ विच क्रूड ड्रग? क्या कैंथेराइड्स, पायरेथिन, केओलिन, ये किसका आंसर है? या सिनेमन? सिनेमन। दालचीनी, देख के ऑप्शन लग रहा है दालचीनी। केवलिन तो पाउडर आपको दिख रहा है ना। पायरेथिन वो भी नहीं मिलता है आपको। ठीक है, ये सब सिनेमन, दालचीनी। चलिए, द कंटेंट्स ऑफ सॉफ्ट कैप्सूल वेरीज फ्रॉम। अब देखिए कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है आपको। जब मैंने कैप्सूल शूटिंग्स में पढ़ाया हुआ लेक्चर डाला हुआ, उसमें देखना 000 साइज इतना से इतना mg, 00 साइज इतना, 10 इतना, ठीक है, 1 2 3 4 5 इतना। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कितने कैपेसिटी है, इस डायरेक्ट वहां से सवाल पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट बिलोंग्स टू विच कलर कैटेगरी एज पर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट? तो जब मैंने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की कुछ वीडियोस आप देखना डाला हुआ है, मैंने सूटिक्स वाले शायद फोल्डर में इसको चेक किया, मैंने डाला हुआ है। तो अब जब चेक करोगे तो वहां पर जो भी जैसे ग्लास वाले हैं तो अलग कलर के थैले में, अगर बायोमेडिकल में जो सूचर्स वगैरह है, जो टिश्यूज वगैरह है, बॉडी के डेड पार्ट्स हैं, वो सब अलग पॉलीथीन में। तो कलर वगैरह पे सब सवाल पूछा गया है, देखिए इधर पे। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, बुसल्फान, ये सब सारी चीजें। ठीक है, लब डब साउंड, ये सब सारी चीजें आपने देखा होगा। ठीक है, चलिए इधर पे देखिए, अकॉर्डिंग टू आईपी 1 ग्राम ऑफ शार्क लिवर ऑयल शुड नॉट कंटेन लेस देन कितना इंटरनेशनल ऑफ विटामिन ए एक्टिविटी? देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल, क्या लग रहा है आसान है ये देखिए, which of the following statement is correct regarding the abnormal curves of vertebral column of humans? ये देखिए क्वेश्चन, पढ़ने का देख के मन नहीं करेगा। और देखिए, ये देखिए, which chapter of the pharmacy act is related with state pharmacy council? देखिए चैप्टर पे भी क्वेश्चन आ रहा है, और हमें क्या पढ़ाया जा रहा है? इतना क्वेश्चन देखने के बाद क्या आइडिया लगा? पहला आइडिया लगा कि सर पैटर्न चेंज हो रहा है, देयर इज ए शिफ्ट इन द पैटर्न। कहां देखा आपने? एम्स पटना के पेपर में देखा। कहां देखा सर? एम्स रायपुर वाले में देखा। इसका मतलब सर अगला जो एम्स का पेपर होने वाला है, हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से अपनी तैयारी को एडजस्ट करने की जरूरत है। एक सीख मिली हमें, जो हम पढ़ते आ रहे थे घिसे पिटे तरीके से, अब नहीं पढ़ना, थोड़ा सा डेप्थ पढ़ना है। ठीक, चलिए जैसे मैं आपको कुछ सिखाता हूं कैसे पढ़ना है, वो थोड़ा सा देख लीजिए। 1 मिनट।
जैसे मान लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, ये देखिए, आप हमेशा ओरिजिनल एक्ट से पढ़िए। मैं पढ़ाऊंगा तो यहीं से पढ़ाऊंगा, बुक लिखी जाएगी दुनिया में, जो भी लिखी जाएगी इंडिया में वो यहीं से लिखी जाएगी। इसको आप पीडीएफ को पढ़ो और पीडीएफ को स्टार्टिंग से स्किम करो। जैसे 23 ऑफ 1940 बिहार में पूछा गया था इसके बारे में, ठीक है, ये सब देखो, ये देखो, ये देखो लिखा हुआ ना, ये पूछ देगा कि इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, अब दिख रहा है ना वहां कौन सा किस चैप्टर में पूछा गया है, तो इसका मतलब अब आपको अपने तरीके से तैयार करना पड़ेगा। तो जब कभी आप डीएनसी पढ़ोगे तो वो तो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो पढ़ोगे ही, साथ साथ अब आप चौकन्ने हो जाओगे कि ये देखोगे इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक किस चैप्टर के रिलेटेड है, चैप्टर 3 में रिलेटेड है सर, ठीक। चैप्टर 4 मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है सर, ठीक है। इस तरीके से, ये समझ में आई बात, इस तरीके से, इस तरीके से आपको एक्ट को ऑब्जर्व करना है। चलो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, आजकल जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है यहां पर इन्होंने डाल रखा है, ये देखिए, ये डेफिनेशन आप देख रहे हो ना, ये देखो, ये देखो इधर क्या लिखा हुआ है, देखो, प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन एडवर्टाइजमेंट्स, ये सब देखो, यहां सेक्शन लिखा ना, सेक्शन 3, 4, 5 इस तरीके से सेक्शन, ये सब, ये देखो, यही पढ़ना है आपको, समझ में आई बात। तो एम्स रायपुर के पेपर से आपने क्या सीखा कि देयर इज ए ड्रास्टिक चेंज इन द पैटर्न। सेम हमने एम्स पटना में भी देखा था, सेम हमने यहां देखा था। तो अगला जो एम्स आने वाला है, हमें उसके हिसाब से अपने आप को तैयारी को मॉड्यूलेट कर लेना, पैनिक नहीं होना है, अपने आप को एडजस्ट कर लेना है, ठीक। घिसे पीटे पुराने तरीके छोड़ से, वी नीड टू एक्सेप्ट एंड वी नीड टू चेंज आवर प्लान, समथिंग शुड बी डिफरेंट। एक चीज हमने सीख ली, ठीक है, चलो साहब, ये तो हमने यहां से सीख लिया, आंसर सब लिखा हुआ है, आंसर से मुझे मतलब नहीं है, मुझे आपको सिखाना है कि पैटर्न चेंज हो रहा है। चलो, तो जितने अभ्यर्थी एम्स फार्मासिस्ट का पेपर दे रहे हैं, बी कॉशियस, अलर्ट हो जाइए बिल्कुल, ठीक। चलिए साहब, अब जरा देख लेते हैं ईएसआईसी का पेपर देख लेते हैं, ये देखिए 2019 का पिछला हुआ है, इसको भी जरा देख लेते हैं साहब, ये देखिए, अभी वेट करिए, अभी देखिए ईएसआईसी का पैटर्न देखिए आप, बिस्मथ सब कार्बोनेट इज, बिस्मथ सब कार्बोनेट, तो जो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना, उसमें सिलेबस के सामने एग्जांपल दिए हुए हैं, वो सिलेबस अच्छे से आप एक बार देख लो, 2-3 क्वेश्चन तो आपको वहीं से लग जाएंगे कौन किसका एग्जांपल्स है, ठीक है। देखिए हिंदी में दिया हुआ है, फाइलोकिन किसके नाम से बोला जा रहा है, इसमें देखो विटामिन पे, तो इससे क्या लगा कि विटामिन एक एरिया है जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आइडिया लगा आपको। एन अमीनो एसिड कंसिडर टू बी लाइपोट्रोपिक फैक्टर इज, अब इतना कौन डीप पढ़ता है, कुछ क्वेश्चंस वाहियात टाइप के आएंगे जो आपको नहीं पता होगा, तो ईगो पे नहीं लेना, स्किप कर दो, छोड़ दो इसको। चलो नेक्स्ट देखो जरा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है, साइटोकाइनिन को बोलते हैं, जिब्रेलिन को बोलते हैं, तो ये प्लांट हार्मोन से, यानी फार्माकोग्नोसी टॉपिक से प्लांट हार्मोन। तो आप जब स्मार्ट सिलेबस बनाओगे फार्माकोग्नोसी का, तो उसमें लिखोगे कि प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, ऐसा करके टॉपिक लिखोगे आप, ठीक है। फिर ये देखो मेलानिन किससे डिराइव, ये देखो अमीनो एसिड से, तो आप देखोगे इसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का भी डिफरेंस, इनके एग्जांपल, यानी कि अमीनो एसिड भी एक एरिया है बायोकेमिस्ट्री में जहां से सवाल ईएसआईसी फार्मासिस्ट में पूछा जाता है, इस तरीके से चीज ऑब्जर्व करना है। आपने एम्स का पेपर देखा, इसका पैटर्न देखा, देखो दोनों में चेंज आ रहा है, ड्रास्टिक चेंज है, तो ये वाला तरीका तो पढ़ना है, साथ साथ अपने आप को अपडेट कर लेना है, बस थोड़ा सा अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेना है, ठीक है। चलिए, गाउट में कौन सा यूज होता है, तो ये देखिए ऑप्शन आप, ठीक, स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेस, देख लो फैक्चुअल क्वेश्चन, मैक्सिमम फार्मासिस्ट में ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट अगेन यू नीड टू बी अलर्ट, ठीक है। चलिए
तो देखिए यहां से ये एरिया पता लगा। अच्छा, फॉर्म से, जूरिस्प्रूडेंस में फॉर्म से पूछा जा रहा है सवाल, एरिया में पता लगा, और फैक्चुअल सवाल पूछा जा रहा है। ये देखो, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन पूछा जा रहा है। ठीक, ये सब टाइट्रेशन से सवाल आ रहा है एनालिसिस में। तो टाइट्रेशन में किसके किसके बीच ग्राफ होता है, कौन सी दवा किस टाइट्रेशन से की जाएगी, ठीक है, ये सारी चीजें के एग्जांपल्स पूछा जाता है। किस टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर पूछा जाता है, ये कुछ एरियाज होते हैं जहां से टाइट्रेशन से सवाल पूछे जाते हैं। तो वो एरियाज आपको आइडेंटिफाई करनी है। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि फार्मासिस्ट में कॉन्सेप्ट से ज्यादा फैक्चुअल पे क्वेश्चंस पे ज्यादा इनका फोकस रहता है, और फैक्ट तभी याद रहेंगे जब बार बार आप रिवाइज करोगे। लेकिन अब वो घिसा पीटा पैटर्न चेंज हो चुका है। अब ऑप्शन से टिपिकल बना रहे हैं, अब डेप्थ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। इट मींस कि ज्यादा फोकस कॉन्सेप्ट पे रखने के बजाय अब हमें थोड़ा सा अपना शिफ्ट करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पे भी फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आई? तो फार्मासिस्ट वाले ये कंक्लूड करिए कि हमें थोड़ा सा पेपर में अपने आप को मजबूती से बढ़ना है, ये कंक्लूजन आप ले लीजिए। राइट, चलिए अब जरा और देख लेते हैं साहब, जीपैड का थोड़ा सा पैटर्न देख लेते हैं। ये देखिए एनटीए ने कराया हुआ है। ये देखिए, मैच द सिंबल्स इन द लिस्ट विद टर्म्स यूज्ड इन कंडक्टेंस मेजरमेंट। ये देखिए इस तरीके से। जीपैड का मकसद क्या है? आपका ज्ञान चेक करना। तो ज्ञान देखो चेक कर, इधर पे फार्मासिस्ट में आपका ज्ञान नहीं चेक करना था, ठीक है, मेन मकसद ज्ञान नहीं है, सेकेंडरी मकसद है ज्ञान चेक करना, आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी चेक करना है, ठीक है। इधर पे देखो जीपैट का, इधर पे ज्ञान आपसे चेक किया जाएगा। तो इसका क्वेश्चन का लेवल देखो, ये देखो अपने आप पैटर्न चेंज होगा, क्योंकि इधर पे ज्ञान चेक करना है आपका, तो क्वेश्चन का पैटर्न इधर चेंज हो गया आपका, ठीक है। इस तरीके से लंबे लंबे क्वेश्चंस आपके सामने आ गए। ये देखो, समझ में आ रही है बात? ये देखो क्वेश्चंस देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक, इस तरीके से, ठीक। सिट्रिक एसिड साइकिल समझ में आ रही है ये बात? ये देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। जीपैट क्योंकि मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए जीपैट लिया जा रहा है, और आपको अगर हायर स्टडीज के लिए लिया जा रहा है तो आपका नॉलेज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्टेटमेंट बेस्ड, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आपको इधर पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जब भी जीपैट की आप तैयारी करें तो सीखने की बात यह है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को दुरुस्त रखें। बिना कॉन्सेप्ट का आपका जीपैट नहीं होने वाला है, ना ही प्रीवियस पेपर से लगा के होने वाला है, ना ही फैक्ट रट्टा मारने से होने वाला है। तो अगर आप कहो कि एक किताब में सारा आ जाएगा, तो एक किताब में कितना आएगा? वो फैक्ट ही तो होगा, फैक्ट से नहीं होने वाला आपका सिलेक्शन। कि आप एक किताब खरीद के पढ़ के सिलेक्ट हो जाओ, यू आर नॉट गोइंग टू बी सिलेक्टेड, ठीक है। चेंज करना पड़ेगा अपने पैटर्न को। ये देखिए, ये देखिए अदर भी सब्जेक्ट का देख लेते हैं, जैसे केमिस्ट्री का छोड़ के दिया है, तो केमिस्ट्री के अलावा भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो सब क्वेश्चन एक ही जैसे देखने को मिल रहे हैं आपको, राइट। दूसरे सब्जेक्ट का भी देख लेते हैं। ये देखो N+1 रूल, ये कहाँ का आ गया? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सूटिक्स का आ गया। अच्छा ये ठीक है साहब। ये देखिए क्रीम के बारे में सवाल पूछा गया है, स्टैटिक बेड ड्रायर के बारे में पूछा गया, कौन सा स्टैटिक बेड ड्रायर होता है, ड्रायर का एग्जांपल ये पूछा गया है, ठीक। ये सब असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हैं। तो आप देख रहे हो नेचर ऑफ क्वेश्चन देख के, इट मींस कि जीपैट जब भी आपको क्रैक करना है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। समझ में आई बात? फार्मासिस्ट वालों के लिए कंक्लूजन क्या है कि फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट पर भी फोकस रखिए, और जो रिसेंट ट्रेंड आ रहा है उसको पकड़िए और अपनी तैयारी को मॉड्यूलेट करिए, ये सीखना है। जीपैट वालों को क्या सीखना है कि आपने कॉन्सेप्ट को दुरुस्त करिए, समय लीजिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए, क्रिस्टल क्लियर करिए। चलिए साहब जरा डीआई वालों का पैटर्न देखते हैं, जरा क्या चल रहा है डीआई में। ये देखिए डीआई वालों को जरा देखते हैं। पहले ओवरऑल ले लीजिए, मैसेज ले लीजिए, अभी हम बारीकी से, समय मिलेगा तो थोड़ा और डीप में हम क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अभी ओवरऑल ले लीजिए आप कि क्या आपको समझना है, ठीक है। देखिए आंसर इसमें ऑलरेडी दिया है, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द आंसर, ये सारी चीजें। ये देखिए, ये देखिए, ये अ सैंपल ऑफ पैरासीटामोल टैबलेट कंटेन, ये ऑन एनालिसिस गवर्नमेंट इतना एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट किस में होगा, ठीक है। 500 mg की थी, एनालिसिस पे 200 mg मिल रही है, यानी कि
क्लेम कुछ और किया गया है तो फॉल्स क्लेम है। तो फॉल्स क्लेम किस में आएगा? कैटेगरी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, ये देखिए उस पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया। स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, ये देखिए शेड्यूल पे, शेड्यूल्स पे फार्मासिस्ट में भी क्वेश्चन आता है, शेड्यूल्स पे ये कॉमन एरियाज हैं, देखो इसके क्वेश्चन। नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कंस्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ फार्मेसी एक्ट, ये सब। सेक्शन 17 देखो, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं यहां पर। यही वाला पैटर्न आपको एम्स में भी देखने को मिलेगा। देख रहे हो, डीआई और फार्मासिस्ट का पेपर दोनों इक्विवेलेंट हो गया है, जबकि दोनों का लेवल अलग अलग है, बट हियर समवॉट इट इज सेम। समझ में आ रहा है लॉजिक मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखो नॉट करेक्ट, देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए। इट मींस कि ये तभी लगेगा जब आपका कॉन्सेप्ट दुरुस्त होगा, ठीक है। ये सब नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग, एनपीपीए के बारे में अभी पढ़ाया था मैंने, ठीक है। अब जरा छेड़ लेते हैं जरा इस सवाल को। एनपीपीए टू कलेक्ट मेंटेन डेटा ऑन प्रोडक्शन एक्सपोर्ट, ये इंडिविजुअल, ठीक है। टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल, हाँ एनपीपीए का ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 को लागू करना है और वायलेबिलिटी को करना है, ये हमें नहीं पता, लेकिन ये दोनों तो काम है। तो जब ये दोनों काम है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सही आंसर तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये सब सारी चीजें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मैंने आपको अभी आईपीआर का लेक्चर पढ़ाया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, तो उसमें बताया था कई कैटेगरी होती हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, ये सब चीजें बताई थी। पेटेंट, देखिए इसका आंसर ऑल लगाया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्शन फॉर द पेशेंट रिगार्डिंग दिस, तो सुपरस्क्रिप्शन में, इंस्क्रिप्शन में, सिग्नेचर किसमें, ये सब सारी चीजें होती हैं, ठीक है। चाइल्ड डोज के लिए यंग्स फॉर्मूला, तो यंग्स फॉर्मूला का आपने देखा होगा, एज इन ईयर्स अपॉन एज इन ईयर प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज, ऐसा कुछ करके ऑप्शन देखो आपका है, ये देखो, ये देखो। अब यहां पर एलिमिनेशन आप लगाओ, आपको पता है कि डायरेक्ट रट्टा मारा हुआ आपने कि यंग्स फॉर्मूला क्या है, एज इन ईयर्स अपॉन एज इन ईयर्स प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज, ऐसे करके फॉर्मूला है साहब, और 0 से 12 साल के बच्चों के लिए होता है। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, एलिमिनेशन कैसे लगाते हैं। 20 साल वाला नहीं है सर, कुछ ऐसा, थोड़ा सा एलिमिनेशन भी आपको लगाना बता दूं, जहां क्वेश्चन में लग रहा है एलिमिनेशन, आपको सही आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि आप पहले से याद है आपको कि यंग्स का फॉर्मूला एज इन ईयर डिवाइडेड बाई एज इन ईयर प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज, इस तरीके का। ये साहब नहीं होगा, ये साहब नहीं होगा। अब देखिए ये भी 12 है, ये भी 12 है, यहां भी एडल्ट डोज है, यहां भी एडल्ट डोज है, यहां भी ईयर है, यहां भी ईयर है, प्लस 12। मैंने आपको अभी बताया ना एज इन ईयर प्लस 12 वाला फॉर्मूला है। तो ये दोनों क्लोज करने की कोशिश की गई है, आपको बेवकूफ बनाने के, मामू बनाने के लिए कोशिश की गई है। तो ये एलिमिनेशन मेथड का बेस्ट एग्जांपल है। एलिमिनेशन मेथड इस तरीके से लगा के आप पहुंच सकते हो। समझ में आई बात? चलिए, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का कौन सा है, तो ये सब सारे, ये सब एग्जांपल्स। एलिक्सर्स जब आप पढ़ोगे तो एलिक्सर्स क्या होते हैं, हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन है। देखो किसी में ऑप्शन है हाइड्रो एल्कोहलिक, ये देखो, अब देखो हाइड्रो एल्कोहलिक एलिक्सर्स, मैं बार बार आपको बोलता हूं कि एलिक्सर्स आर हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशंस। तो हाइड्रो भी है और एल्कोहलिक, देखो यहां अलग अलग दिया है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑयली तो बिल्कुल नहीं होगा, हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन मोस्ट सुटेबल आंसर है। तो इस तरीके से आपके पास आंसर्स पे पहुंचना पड़ेगा, ये सब सारी चीजें, ठीक है। पेसरीज किसको बोलते हैं? अब देखो जो यूरेथ्रल होती क्या उसको बोगीज बोलते क्या, ये सब क्लियर होना चाहिए, किसको पेसरी किसको ये सब। तो पेसरीज जनरली वेजाइनल रूट में यूज होती हैं, नेजल और यूरेथ्रल रूट में आपको बोगीज देखने को मिलेगी, रेक्टल रूट में सपोजिटरी देखने को मिलेगी। प्रूफ इस स्प्रेड इंडिया के में 57.1 के हिसाब से होता है। देखिए बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है। ये सारी चीजें, ये देखिए, विच आर द फॉलोइंग एडिटिव सुपर डिसइंटीग्रेंट एसएसजी, आप देख रहे हो, ये देखो लेवल समझ में आ रहा है आपको। डीआई में एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि फैक्ट भी क्वेश्चन है सर, कॉन्सेप्ट भी है। तो डीआई में कॉन्सेप्ट और फैक्ट का बैलेंस होता है, जनरली देखा गया है। फार्मासिस्ट में फैक्चुअल ज्यादा दिखेगा, कुछ कॉन्सेप्चुअल दिखेगा। जीपैड में कॉन्सेप्चुअल ज्यादा दिखेगा, फैक्चुअल कम दिखेगा। इधर पे कॉन्सेप्ट और फैक्ट का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब हम चाहे जीपैड की तैयारी करें, चाहे डीआई की तैयारी करें, किसी भी चीज की, कॉन्सेप्ट और फैक्ट लेके चलना है। कॉन्सेप्ट इज द किंग,
कॉन्सेप्ट लेके ही चलना है, ठीक है। ये सब सारी चीजें देखो, यूज एज प्रिजर्वेटिव ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, बेंजलकोनियम क्लोराइड आपको पता है, टाइटेनियम ऑक्साइड, ठीक है। चलिए ये सब, ये देखिए, ये टैबलेट पे देखिए कैपिंग आ गया ना, देखिए टैबलेट डिफेक्ट पे, तो वो कैसे मैंने बताया कि डिफेक्ट पे आएगा, कोटिंग पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, कैसे पता लगा? वो एनालिसिस करने के बाद पता लगा। 10-12 साल से जो घिस रहा है उससे आइडिया लग गया। देखिए ये देखिए, समझ में आ रहा है? बॉल मिल्क सूटिक्स में आप देखोगे, जब मैंने बॉल मिल पढ़ाया वो तो उसमें प्रिंसिपल पढ़ाया, कौन सा मिल्क किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है, ये देखो, ठीक है। ड्रायर्स के बारे में ये सब देखिए, समझ में आ रहा है पैटर्न जो भी है। तो जब भी डीआई की तैयारी करेंगे, फैक्ट और कॉन्सेप्ट को दोनों में बैलेंस बना के तैयारी करेंगे। खाली खाली कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, खाली खाली फैक्ट नहीं पढ़ना है, दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। और जब बारीकी से आप करोगे तो कोई स्टेनिंग टेक्निक पे सवाल पूछा गया है, माइकोबैक्टीरिया किससे, अब देखो ये क्वेश्चन जैसे है, अभी छोड़ दो ऑप्शन, ये सबको पता है, कैसे सही आंसर तक पहुंचेंगे। माइकोबैक्टीरिया क्या है? वही बैक्टीरिया जो ट्यूबरकुलोसिस कर रहा है, और ट्यूबरकुलोसिस वाला बैक्टीरिया क्या होता है? एसिड फास्ट, और एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए जो स्टेनिंग है उसको जेहल नेल्सन स्टेनिंग बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए, जेहल नेल्सन स्टेनिंग दिया हुआ है। इस तरीके से ऑप्शन पर आपको पहुंचना है, ठीक है। ये सारी चीजें ये देखिए, समझ में आ रही बात? ये देखिए प्लाज्मिड, ठीक, लार्जेस्ट नोन जीन इज, ये देखिए, लॉजिक समझ में आ रहा है? फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल दोनों का कॉम्बिनेशन। तो डीआई का एक अलग पैटर्न आ रहा है, थोड़ा सा डीआई का और देखते हैं जरा। तेलंगाना में भी जस्ट हुआ है कुछ दिनों पहले, ये देखिए जरा, थोड़ा तेलंगाना वाला भी देख लेते हैं। अभी रिसेंट पेपर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि रिसेंट में क्या चल रहा है वो जरा आपको आइडिया लगे। ये देखिए, एंटी इन्फ्लुएंजा, एंटी हर्पिस, सबसे आसान तरीके क्वेश्चन ये होते मैचिंग वाले। अगर एक भी आपने लगा लिया तो आप सही आंसर लगा लोगे इसका, ठीक है। देखिए, एंटी इन्फ्लुएंजा, एंटी हर्पिस, ठीक। चलिए, गैसियस स्टरलाइजेशन में, गैसियस स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा? फॉर्मल्डिहाइड हम लोग यूज कर लेते हैं। देखिए फॉर्मल्डिहाइड ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। ये सब सारी चीज फैक्चुअल क्वेश्चन, ये देखिए। अब ये क्वेश्चन पढ़िए, स्टेटमेंट इज करेक्ट, और आपको मैं टेस्ट सीरीज में देखिए लिखा यही वाला पैटर्न कराता हूं कि नहीं कराता हूं आपसे, करेक्ट इनकरेक्ट फलाना डेम का, इस तरीके का। ये देखिए, इस तरीके से प्रैक्टिस आपको कराता रहता हूं पेपर, समझ में आई बात? तो मैं भी आपको लेटेस्ट तरीके से ही प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक। चलिए, अब देखिए सेक्शन वाला बेस्ड, नार्कोट्रॉपिक सब्सटेंसेज में ये कौन से सेक्शन में देख रहे हो? सेक्शन वाला क्वेश्चन यहां भी दिखा है, सेक्शन वाला गुजरात में भी दिखा है, सेक्शन वाला एम्स रायपुर में भी दिखा है। इसका मतलब कुछ चीजें हैं जो हर एग्जाम में कॉमन चल रही हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? या तो आप कह सकते हो कि एम्स रायपुर वाला डीआई के पैटर्न देखो, जिसने पेपर सेट किया एम्स रायपुर का वो थोड़ा अच्छे लेवल का व्यक्ति था, उसने अच्छे लेवल का एग्जाम से पैटर्न चुरा के या पैटर्न देख के क्वेश्चन सेट कर दिया। तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन, इधर देखो, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। ये सब, विच पेयर इज करेक्ट, ठीक है। ऑयली क्रीम्स, एक्वस क्रीम्स, एक मैंने क्रीम में आपको कॉन्सेप्ट बताया होता है, जरा ये क्वेश्चन देखने की कोशिश करिए। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा मैं दिखाता हूं कैसे सही आंसर तक पहुंचा जाता है, वो थोड़ा सा मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं एक्चुअली, आप अगर समझ पा रहे हो मुझे तो। ये देखो, इधर देखो, एक होती है ऑयल इन वाटर, एक वाटर इन ऑयल है, कि मेन जो मीडियम है ऑयल इन वाटर, इधर पे वाटर है, इधर पे ऑयल क्या कर रहा है, इसके अंदर हम लोग पोर कर रहे हैं। तो मेन जो मीडियम वो तो आपको दिख रहा है वाटर, बेस मीडियम तो वाटर है। तो जब बेस मीडियम वाटर रहेगा तो इजिली रिमूव आउट हो जाएगा। तो कौन सी क्रीम हम लोग जनरली यूज करते हैं? वैनिशिंग क्रीम वगैरह। लेकिन वहीं पर वाटर इन ऑयल यूज करेंगे तो ये कोल्ड क्रीम के तौर पर यूज होगा। ये देखिए, ठीक है, ये समझने वाली बात आपको होगी। तो ऑयल इन वाटर का मतलब हो गया वैनिशिंग टाइप का क्रीम, यानी कि जो लगाने के बाद वैनिश हो जाती है, क्योंकि मेन जो मीडियम में आपको दिख रहा है वो वाटर दिख रहा है, ठीक है, वैनिश हो जाती है। तो ऑयल इन वाटर, तो कोल्ड क्रीम कौन सी है? वाटर इन ऑयल वाली है। समझना पड़ेगा कि वाटर इन ऑयल यानी कि ऑयल एज ए मेन बेस है, तो मेन बेस ऑयल अगर आ रहा है तो वो मॉइस्चर को रिटेन करके रखेगा, कोल्ड क्रीम के तौर पर यूज होगा, ठीक है। चलिए,
तो अब यहां बोला गया है ऑयल इन वाटर ऑयली क्रीम्स के लिए, ऑयल इन वाटर ऑयली क्रीम्स के लिए नहीं होता है, ऑयल इन वाटर एक्वस के लिए होता है, इस तरीके से चीजें, ठीक है। तो ये देखिए ये भी गलत हो गया। वाटर इन ऑयल एक्वस के लिए, वाटर इन ऑयल एक्वस के लिए नहीं होता, कोल्ड क्रीम में यूज होता है, यानी कि जनरली लिपिडिक माहौल में होता है वो। तो ये भी ऑप्शन हो गया देखो। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाओगे इनडायरेक्टली डायरेक्टली, ठीक है। चलो, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के बारे में पूछा गया। मैं बार बार आपको जूरिस्प्रूडेंस में बोलता रहता हूं कि आप एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के बारे में पढ़िए। आप कोई भी मेरी वीडियो खोल के देख लीजिए, मैंने उसमें बताया हुआ है आपको, ठीक है। ये सब तो प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, प्रेसिडेंट, ये सब सारी चीजें, ये तीनों होते हैं, तो इसका आंसर ऑल होगा, ठीक है। ये सारी चीजें, ये देखिए, देख रहे हैं, फैक्ट भी आ रहा है इधर पे, देखिए। निडल्स कैन बी स्टरलाइज बाई ऑटोक्लेविंग और बाई ड्राई हीट, बिल्कुल कर सकते हैं। सूचर्स निडल्स में बी स्टरलाइज इन एयर, नहीं, इसे नहीं कर सकते, तो ओनली वन ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है साहब, इस तरीके से, ठीक है। सुपरस्क्रिप्शन इज अ पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन प्रेजेंटेड बाय विच सैंपल, तो आरएक्स सुपरस्क्रिप्शन होता है, आपको पता है, आरएक्स के बारे में देखो दिया है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला, ये मॉलिक्यूलर, देखिए क्या लिखा हुआ, फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसीज फाउंड इन क्वेश्चन, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स। इस क्वेश्चन विवादित है ये, तो हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया इसको। यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला सेम पैटर्न आपको एम्स रायपुर वाले फार्मासिस्ट में देखने को मिलेगा। तो समझ रहे हो, पेपर जो सेटर होता है ना, फार्मासिस्ट का पेपर भी सेट करेगा तो जीपैड से, डीआई से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन लेगा वो। जीपैड डीआई का भी सेट करेगा तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन वो लेगा, कहीं ना कहीं से आइडिया लेगा। इतना बड़ा कोई तुर्रम खान नहीं होता कि सबका सब कुछ नया सेट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, आइडिया लेते हैं। दैट्स वाई आपको एक दूसरे का एग्जाम का पेपर देखना जरूरी है। लॉजिक समझ में आ रहा होगा अभी आपको, देखो एक पैटर्न, ठीक है। ये सब इधर देखो आप, नॉन ऑफिशियल कंपेंडियम कौन है, मार्क इंडेक्स है, ठीक है। ये सब स्टरलाइजेशन, देखो स्टरलाइजेशन से यहां भी सवाल पूछा गया, अभी जब हमने देखा था गुजरात वाला उसमें भी स्टरलाइजेशन से सवाल पूछा गया था, ठीक है। कैप्सूल से सवाल देखो उधर भी पूछा गया था एम्स वाले में, कैप्सूल से यहां देखो कहां साइज, मैंने अभी आपको जस्ट बताया ना कि 999 साइज का इतना वॉल्यूम होता है, डबल का ये होता है, देखो वो साइज बेस्ड क्वेश्चन यहां पर आ गया कैप्सूल से। तो मैं आपको बताता हूं कि कैप्सूल में ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो देखो एक कैप्सूल पे सवाल उधर पैटर्न फंसा, दूसरा पैटर्न जो मैंने आपको बताया, आप देखना कैप्सूल की वीडियो खोल के देखना शोटिक्स में, सेम इसी पैटर्न पे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। देखो उस पैटर्न पे ये क्वेश्चन लग रहा है आपका, लॉजिक समझ में आ रहा है। ये देखो डी वैल्यू, जेड वैल्यू, एफ वैल्यू, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कहां पर, स्टेरिलाइजेशन वाले में, जब माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर आप ढूंढोगे। ये देखो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज वाले में भर भर के सेक्शन के बारे में पूछा गया है। समझ में आई बात। ये तो अभी एक दिन है, अभी मैं एक एक क्वेश्चन वाइज कराने वाला हूं बारीकी से। अभी मैं आपको ओवरऑल समझा रहा था कि आप कैसे समझोगे कि पैटर्न चेंज कर रहा है। समझ में आई बात। नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। जरा मैं देख लेता हूं आप क्या पूछना चाह रहे हो। तो चाहे जीपैड का हो, चाहे डीआई का हो, चाहे फार्मासिस्ट का हो, चाहे नाइपर का हो, सब एक दूसरे का क्वेश्चन पेपर चिपकाते रहते हैं, सब में पैटर्न एक चेंज होता हुआ आपको पैटर्न के हिसाब से तैयारी करिए। कहां पर फैक्ट ध्यान रखना मैंने बता दिया कि जीपैड का एग्जाम फैक्चुअल नहीं होता है, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा होता है, क्योंकि उसका मकसद आपका नॉलेज टेस्ट करना। तो वहां पर बेसिक्स आपके बहुत क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज बिना बेसिक के जीपैड नहीं निकलेगा। डीआई में जी फैक्ट और कॉन्सेप्ट का दोनों का अमलगमेशन होता है, बैलेंस रखना पड़ता है। फारासिस्ट में फैक्ट थोड़ा ज्यादा होते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा कम होते हैं, इस तरीके से तैयारी होती है। लॉजिक समझ में आया मेरा। चलिए नाउ ऑन योर क्वेश्चंस। सर ये एसआईसी का एग्जाम कैसे निकलेगा, यही सेम पैटर्न, जो पैटर्न मैंने बताया इसी पैटर्न से आप पढ़िए, डरिए मत, अलर्ट हो जाइए, अपने कान नाक कान खड़े कर लीजिए बिल्कुल। यस इलेक्जर्स वाला। हाँ अमन जी, मैं वीडियो में कई बार बोल चुका हूं कि मैं क्या क्या चीजें हूं। देखिए अपनी उपलब्धि खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात होती है। आप मेरे बारे में खुद पता लगाइए। हाँ अगर आपको कोई प्रूफ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मेरा नंबर है, आप मेरे से कह सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है। 9519980214 पर। जिसको भी मेरे बारे में जब ज्यादा जानना हो, प्रूफ लेना हो, यू कैन आस्क मी, यू कैन शेयर योर ईमेल, आई कैन डायरेक्टली शेयर माई स्कोर कार्ड।
ठीक है। मैं जीपैड भी क्वालिफाइड हूं और बेस्ट रैंकर हूं अपने टाइम का। नाइपर का पढ़ा हुआ हूं तो नाइपर भी क्वालिफाइड हूं। एसएससी कर्नाटका केरला 2015 का डीआई भी क्वालिफाइड हूं। सिविल सर्विसेज का मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हुआ कैंडिडेट हूं। यूपी पीसीएस का भी इंटरव्यू तक पहुंचा हुआ कैंडिडेट हूं। ईएसआईसी 2016 का फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट हूं। तो अब देखेंगे सब सारी चीजें आपको उपलब्धि देखने को मिलेगी। समझ में आई बात? तो ये बहुत सारी चीजें, उसके अलावा कई जगह पर कुछ नंबरों से चूक भी गया हूं, बहुत सारे एग्जाम्स जहां पर मैं चूक भी गया हूं, तो वो भी मेरे साथ है, खाली अच्छी अच्छी बातें नहीं है। समझ में आई बात? तो इसीलिए मैं आपको हर क्षेत्र में कि आप ये पढ़िए, आप ये पढ़िए, आप ये पढ़िए पढ़िए, ये सारी बातें जो आपको बताता हूं, इसलिए क्योंकि मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस अलग अलग फील्ड में हो गया है, अलग अलग डोमेन में। राइट। चलिए, एसएससी में फार्मा पार्ट नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता एसएससी में। एसएससी में केवल आपका जीएस वाला पोर्शन जनरली आता है, नॉन टेक्निकल आता है। लॉजिक समझ में आया? देखिए, मेरा जो मकसद था, मैं दो तीन चीजें क्लियर कर दूं। मुझे आपको ओवरऑल समझाना था कि ये एग्जाम्स वास्तव में अलग होते हैं, सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो बेसिक चीजें अलग होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें कॉमन है। ठीक। तो आप ये मत सोचिए, जब मैं क्लास में लेता हूं आप देखिए, मुझे लगता है कि वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म जो आपको बहुत स्पेसिफिक पढ़ाते हैं। इसमें तारीफ करने वाली बात नहीं है, मैं हर वीडियो में बताता हूं ये जीपैट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये फार्मासिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जीपैट वालों को फार्मासिस्ट क्यों पढ़ा रहे हो, फार्मासिस्ट वाले को डीआई का क्यों पढ़ा रहे हो? देख रहे हो ये फल, इसीलिए पढ़ाता हूं मैं। अब आपको लॉजिक थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि पैटर्न इज गोइंग टू बी चेंज्ड। ठीक है। मैं कभी कभी एग्जाम भी देता हूं, नॉट फॉर द सिलेक्शन कि आपका सीट मारूं, मैं सीट मारने के लिए नहीं जाता हूं मैं। समझ में आई बात? ताकि मैं रिलेवेंट रहूं। समझ में आई बात? तो ये सब थोड़ी चीजें हैं। यस सर, लास्ट ईयर पेपर सॉल्व करवाओ। हाँ मैं करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तनवीर जी कह रहे हैं इग्नोर क्यों कर रहे हो सर? अच्छा भैया भड़को मत तनवीर जी, क्या आपका इग्नोर कर दिया हमने? एक मिनट, तनवीर जी का जरा कमेंट पढ़ लें। क्या है सर, गुजरात डीआई में या प्रीवियस क्वेश्चन में नॉन फार्मा के क्वेश्चन नहीं है? नॉन फार्मा के क्वेश्चन आते हैं ना, बिल्कुल आते हैं सर। पीसीआई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, एम्स भोपाल का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो आपकी लास्ट डेट होती है ना, उस लास्ट डेट तक आपका जो भी डिग्री डिप्लोमा है हो जाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले पहले आता है तो आप अंडरटेकिंग दे वगैरह के आप अपनी सारी चीजें करा सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन आपका बाद का सारी चीजें होना वहां पर थोड़ा सा गड़बड़ होता है। तो आप इंश्योर रहिए, मेक श्योर रहिए कि जो लास्ट डेट है, अगर आपकी कैटेगरी है तो उसके पहले का कास्ट सर्टिफिकेट हो, उसके पहले का आपका रजिस्ट्रेशन हो, उसके पहले का आपका डिग्री डिप्लोमा हो, तो आपको कोई अड़चन नहीं आती है। बाद का होता है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत महसूस करनी पड़ सकती है। कई जगह वो अलाउ कर देते हैं, कई जगह आपको बाहर का भी रास्ता दिखा देते हैं। सो इट्स बेटर टू बी सेफ, पहले ही सारे कुछ करके जाइए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। यूनिकनेस है हर मेंटर, कोई तारीफ वाली बात नहीं है, यूनिकनेस है हर प्लेटफॉर्म में, हर टीचर की अपनी यूनिकनेस है। आप जब मेरे से पढ़ोगे ना, 2 4 10 वीडियो मेरी देखोगे तो आपको लग जाएगा एक डिफरेंस जरूर, इधर पे ना धक से आपके सीने में लगेगा कि हाँ नहीं यार ये टीचर में कुछ फर्क है। ठीक है, जब आप पढ़ोगे तो यू विल एक्चुअली फील इट, ये कहने वाली बात नहीं है। आपने इतनी जगह से पढ़ा होगा, आपने लाखों दे के बी फार्मा किया होगा, पता नहीं कितने, इधर पे आप 799 999 1499 दे के उस कई लाख से ज्यादा का ज्ञान आप इधर सीख सकते हो। ठीक है, वो आप महसूस करोगे जब पढ़ोगे तब। चलिए, बताऊंगा बताऊंगा तनवीर जी, अभी 1 सवा घंटे 1.5 घंटे में सारी चीजें नहीं है, ये टॉपिक इतना छोटा नहीं है। अभी तो मैंने आपको ओवरऑल सिखाया कि ट्रेंड कैसे पकड़ते हैं, कैसे ऑब्जर्व करती चीजें। अब मैं आपको थोड़ा सा बारीक ट्रेंड करवा के दिखाऊंगा कि अच्छा ये क्वेश्चन आया है तो क्यों आया होगा, किस माइंड सेटअप से पूछा होगा क्वेश्चन पेपर।
सही आंसर तक पहुंचेंगे कैसे, वो मैंने आपको एमसीक्यूज में भी सिखा रहा हूं, मैं एक एजेंट से मैं सिखा भी रहा हूं आपको, ठीक। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आया है तो अगला हम क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकता है, ये सब चीजें मैं बहुत बारीक लेवल पे, अभी मैंने ओवरऑल आपको सिखाया, उसके बाद जो कभी वीडियोज आएंगे ट्रेंड एनालिसिस पे तो बारीकी से आपको सिखाऊंगा मैं वो, राइट। फिलहाल आप जो है, जो भी मैं एमसीक्यूज करवा रहा हूं वीडियो में मैं बता रहा हूं, अब देखो सेम यही पैटर्न पे मैं आपको दिखाता हूं। अभी डिस्क्रिपेंसी वाला क्वेश्चन आया था ना, मैंने आपको एमसीक्यू अभी जस्ट 2 दिन पहले एमसीक्यूज कराया है, उसमें बताया था मैंने आपसे कि जब कभी क्वेश्चन विवादित होगा लिखा रहेगा कि क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी है और इसको रिमूव किया जाता है। देखो सेम क्वेश्चन है, आप देखना खोल के, 1-2 दिन पहले मैंने एमसीक्यूज का कराया, उसमें ये बात बोली है मैंने, लाइन उसी पैटर्न पे है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट वाइज मैंने दिया है, देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो जो पैटर्न है जो रिलेवेंस है मैं उसी पे आपको एमसीक्यूज करा रहा हूं। मैं वीडियोज या व्यूज के लिए नहीं काम कर रहा हूं, ठीक है, मैं हमेशा आपके लिए काम कर रहा हूं स्पेसिफिक। चलिए फिलहाल इस सेशन को एंड करते हैं, आपके जो भी क्वेश्चन आप पूछ लीजिए। आप सभी से बस रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों यारों को जरूर बताइए इस प्लेटफॉर्म के बारे में। बार बार मैं कहूंगा कि आप इन्वर्टर्स अड्डा चैनल को बिल्कुल निचोड़ डालिए, एक एक कंटेंट को यूज करिए, आप यकीन मानिए हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। हर वीडियो अपने आप में बेस्ट तरीके से हमने बनाई हुई है, कोई भी वीडियो आप खोल लीजिए तो इसके कंटेंट को आप यूज करिए, अच्छे से यूज करिए। बाकी जो ट्यूटेक्सो वाला प्लेटफॉर्म है उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए, मैं उस पर बहुत जल्दी जॉब वगैरह सारी चीजें अपडेट करने वाला हूं। थोड़ा सा इस पे कम समय दे पा रहा हूँ, सारा फोकस अभी इधर पे है, आप लोगों को दे रहा हूँ, बट इस पे भी बहुत सारी चीजें मैं करने वाला हूँ, ठीक है, तो इसको भी सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी आप में से जितने लोग हैं आप देखिए जीपैट वगैरह के अभी दिवाली का ऑफर हमने दिया हुआ है, ये पिछले 1 हफ्ते के लिए चलने वाला है दिवाली का ऑफर। तो उस दिवाली ऑफर में हमने देखिए कोर्सेज वगैरह काफी कम, आप कूपन कोड जैसे ये जीपैट 2024 का कोर्स 1899 का, अब इधर कूपन कोड लगाओगे आप, देखो 500 आपने लगाओ, ये देखो ऐसे लगाओगे आप 1399, ऐसे ऐसे ऑफर दिए हैं मैंने आपको, ठीक है, इस तरीके की चीजें मैंने आपको दी हैं। कुछ लोग भड़क भी जाते हैं कि सर ऑफर क्यों दे रहे हो, ऑफर क्यों दे रहे हो। मैं एज ए टीचर बहुत सारी चीजें फेस करता हूँ, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो 1000 रुपए भी नहीं दे कर सकते, जब वो डी फार्मा कर रहे थे, जब वो बी फार्मा कर रहे थे, 1000 रुपए उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बट जॉब में न रहते हुए तैयारी करना, वो उस बच्चे का पेन मैं समझता हूं। तो कभी कभी हम लोग 100, 200, 300, 500 जो भी हमसे होता है कर देते हैं, क्योंकि उससे हमारा लॉस बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है। वी आर नॉट वर्किंग फॉर द मनी, वी आर वर्किंग फॉर यू पीपल, ठीक। तो आप यहां पर कूपन कोड वगैरह लगा लीजिए, जैसे उत्तराखंड का आप देखेंगे 1399 का आपको शो हो रहा होगा, गुजरात का आप देख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे, ठीक है, ये सारी चीजें। तो थोड़ा बहुत आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाता है ताकि आपका भी फायदा हो, उससे हमारा लॉस नहीं होता, ठीक है। चलिए, फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल करेंगे, इस पे सारी चीजें मिलने वाली है, ये सब चीजें, ठीक है, इसको बेस्ट तरीके से आपको यूज करना है। बाकी कोई डाउट है तो आप फटाफट पूछ लीजिए। सही स्टडी कर रहा हूं कंटेंट के, लेकिन उनमें सभी सब्जेक्ट्स में काफी सारे टॉपिक्स, ओके, तो क्या आप, बिल्कुल, यस जी, बिल्कुल। देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूं वो तरीका मैं बता देता हूं। मैं ऐसा पढ़ाता हूं कि पहले प्रायोरिटाइज कर लेता हूं कि ये सब्जेक्ट है, मेरे कॉम्पिटिटर सुन रहे हैं, कोई बात नहीं है, वो सारी चीजें पहले प्रायोरिटाइज कर लेता हूं कि अच्छा ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में भी क्या है, इसका मतलब जो दूध के ऊपर की मलाई है, मैं बार बार बोलता रहता हूं, मलाई निकाल के आपको दे देता हूं। तो जिस भी कोर्स में आप इनरोल्ड हैं, अगर आप उसके सही से कंटेंट को यूज अभी भी कर लेना तो इजीली यू कैन बी सिलेक्टेड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सारे कंटेंट को यूज नहीं कर पाते हैं, मिसिंग हो जाता है, कहीं पर ये छूट गया, कहीं पर वो छूट गया। तो जो भी आपको दिया जा रहा है, लाइव बैचेज हैं, तो डेली बेसिस पर चीजें आती रहती हैं, अपलोड होती रहती हैं, आती रहती है, अपलोड होती रहती हैं। तो अगर कहीं पर कोई टॉपिक मिसिंग लग रहा है, इट मीन्स कि वो लाइव क्लास में आने वाला है, सो वेट फॉर दैट, वो सारी चीजें आ जाएंगी। बेहतर है कि आप A4 शीट पे अपना नोट्स वगैरह बनाएंगे तो उसमें आप एडिशन भी कर सकते हैं, या फिर बाइंडेड कॉपी पे नोट बना रहे हैं तो थोड़ा सा आप उस पर पेज खाली करके रखिए। तो जो भी टॉपिक कहीं पर अगर मिसिंग लग रहा है, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी बैच वी आर गोइंग टू गिव इन अ फॉर्म ऑफ लाइव बैच, उसके पीछे मकसद क्या है कि आप जैसे हम लोग, अगर लाइव नहीं होता तो कैसे हम आपसे बात करते, आपकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते, कैसे इस ट्रेंड की बात करते हम, लेटेस्ट की, कैसे नई नई चीजें हम पढ़ पाते हैं, इसीलिए लाइव क्लास रखा गया है। समझ में बात। तो अगर कहीं पर कोई चीज मिसिंग हो तो आप उससे परेशान मत होइए, उसको स्किप करके नेक्स्ट चीज आप पढ़िए, जो मिसिंग है वो लाइव क्लास में आने वाला है और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा सारी चीजें।
समझ में आई बात? चलिए, भरोसा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। भरोसा अगर आपका है मेंटर पे तो आप बिल्कुल शिद्दत से तैयारी करिए, इजीली यू विल बी सिलेक्टेड। आप देखिए, तारीफ वाली बात नहीं, मैं बार बार नहीं कहूंगा एक ही चीज। आप देखिए जीएस की बात करते हैं ना सब लोग, जितने भी फार्मा के प्लेटफॉर्म, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं और दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूं, आप उनसे कंपेयर कर लीजिएगा। जो हमारे जीएस के वीडियोस हैं उनके जीएस के वीडियोस को आप कंपेयर करिएगा कभी, यू विल फील अ डिफरेंस। उनके फार्मा के एक वीडियो को उठा के आप कंपेयर कर लीजिएगा हमारे को, यू विल फील द डिफरेंस। जहां आपने 20,000 देके पढ़ाई, हमने आपको 999 में वो चीज पढ़ा दी है। यू विल फील द डिफरेंस बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग फॉर मनी, वी आर वर्किंग फॉर आवर प्रोफेशन। वी आर इंडिपेंडेंट टीचर्स जो काम भी कर रहे हैं, अपना समय जो बच रहा है अपने समाज के लिए, अपने सोसाइटी के लिए काम भी कर रहे हैं। ठीक है, वी आर नॉट फुली फोकस्ड ऑन लूटिंग समबडीज, कि खाली लूटो बस फुल डेडिकेटेड तरीके से, ये सब हमारा काम नहीं है। समझ में आई बात? वेरी सुन, वेरी सुन। समझ में आई बात? ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। ठीक, जीएस, आप कहोगे सर आप जीएस इतना बढ़िया क्यों पढ़ा रहे हो? वो सिविल सर्विस का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और वो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। आप कहीं भी जीएस, आप अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, जो पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, आप जहां से भी पढ़ रहे हो और जो मैंने जीएस आपको पढ़ाया, यू विल फील द एक्चुअल डिफरेंस। वहां पर आपको थोड़ा डीप में हो सकता पढ़ाया, मैंने थोड़ा आपको लाइट में पढ़ाया, ज्यादा डीप नहीं पढ़ाया, क्योंकि फार्मासिस्ट डीआई में डीप की जरूरत है नहीं वास्तव में, लेकिन फिर भी मैंने आपको बहुत अच्छे लेवल का पढ़ाया हुआ है, बहुत आसान भाषा में पढ़ाया हुआ, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यूं चुटकियों में धुआं उड़ा दिया मैंने हर चीज का, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि मेरे एक्सपीरियंस को आप बेस्ट यूज करिए। ठीक है, चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, आपके सवाल पे आते हैं। और कुछ क्वेश्चन है? बाकी सामने दिवाली है, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई मेरी तरफ से। आप इसी तरीके से उन्नति करते रहिए, तरक्की करते रहिए, आपके जो भी सपने हैं वो आपके जल्दी ही फुलफिल हो जाए, पूरा हो जाए, ऐसी मैं विश करता हूं अपनी तरफ से। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। अभी 2 दिन बाद है दिवाली, लेकिन मैं एडवांस में आपको विश देना चाह रहा हूं, ताकि, क्योंकि दुआ बहुत बड़ी चीज होती है। अगर दिल से कोई दुआ दे रहा है, चाहे माँ बाप हो, चाहे आपके दोस्त हो, मेंटर हो, टीचर हो, कोई भी हो, दुआ लगती जरूर है। तो आशीर्वाद बड़े बुजुर्गों का, बड़े लोगों का, जनों का, सबका आशीर्वाद लेके चलिए, लाइफ में बढ़ते रहेंगे। डोंट बी ईगोइस्टिक पर्सन। ठीक है, हमेशा अपने अंदर इंप्रूवमेंट के चांस को खोल के रखिए। बार बार मैं ज्ञान भी देता रहता हूं बीच बीच में। क्यों? क्योंकि अगर आप ईगोइस्टिक हो जाएंगे, देयर इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो। हम सब अक्सर ईगोइस्टिक हो जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं सर ये मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है। देयर इज अ वेरी फाइन लाइन। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे रहे हैं? तो ये भी चीज है। तो अच्छे से दिवाली मनाइए, सेफ दिवाली मनाइए, और जो भी आपके सपने हैं उसको फुलफिल कीजिए। घबराइए मत, अपने आप को टॉर्चर मत करिए। आफ्टर ऑल हम लोग एक भगवान की देन है, तो हमें अच्छे से अपना ध्यान रखना है। ये जिंदगी मिली है, इसको जीना है, इसको काटना नहीं है। और अपने साथ साथ थोड़ा लोगों का भी भला रखिए। मैं आप लोगों से एक पर्सनल भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस दिवाली के साथ साथ ठंडी भी आ रही है। ठीक है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ समाज के लिए, मेरे साथ फ्यूचर प्लान्स में भी होगा। मैं कभी सोचता था कि मैं कभी बड़ा होऊंगा तो कुछ हेल्प करूंगा, कुछ जो एनजीओज वगैरह चलते हैं उनमें थोड़ा सा हेल्प करूंगा, या फिर जो गरीब थोड़े बेसहारा टाइप के लोग हैं जिनको सपोर्ट की वास्तव में जरूरत है, जो गली नुक्कड़ पे बच्चे पढ़ते हैं उनको पढ़ाऊंगा भी। ऐसा कुछ बहुत सारा प्लान था मेरा। कुछ हद तक कोशिश भी मैंने किया है, लेकिन देखते हैं कितना कर पाते हैं। मैं कभी थोड़ा पैसे मेरे पास अच्छे लेवल खास के आएंगे तो मैं उस समाज में उन पैसों का यूज भी करूंगा। बहुत सारे प्लान आउट मेरे हैं, बहुत सारी चीजें प्लान करनी है, देखते हैं कितना कर पाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपकी जितनी भी क्षमता है, हैसियत है, औकात है जिसको बोलते हैं, अगर कभी कोई परेशान दिखे, भले से आप स्टूडेंट के तौर पर है, फोर्सफुली नहीं कि आप दीजिए ही या करना ही जरूरी है, जो भी आपकी हैसियत औकात है आप उसका जरूर मदद करिए। अपनी दिवाली के साथ साथ आस पड़ोस का जो भी है उसकी भी दिवाली अच्छे से मने, इस बात का आप ध्यान रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम दिवाली अच्छे से मना रहे हो और कोई गरीब, कोई बेसहारा जो है ठंड के मारे मर जाए।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सेंसिटिविटी हमारे अंदर लानी पड़ेगी हमें, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आप जाइए गूगल पे कर दिए, पेटीएम कर दीजिए, कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा हूं, फोर्स नहीं किसी चीज के लिए है। जब भी कभी आपको लगे कि मेरी हैसियत हो गई है, मैं कर सकता हूं, तो कर दीजिएगा कभी भी, ठीक है। नॉट दिस दिवाली, जब भी आपकी दिवाली, जो भी दिवाली हो या जो भी ओकेजन हो, दिवाली ही क्यों, जो भी ओकेजन हो उस ओकेजन पे आप हेल्प कर दीजिएगा, बस इतनी रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। ये गुरु दक्षिणा समझ लीजिए आप बस, कि आप जो भी आपके आसपास जो परेशान लगे, आपकी जितनी क्षमता है, लगता है कि उसकी आपकी मदद से, तो अपने साथ साथ आप समाज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, सेंसिटिव बनिए, हर मुद्दे पे थोड़ा सेंसिटिव रहिए, ठीक। बस इतनी ही रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी हम लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, इस दिवाली में भी मैं कोशिश करूंगा, बाकी और भी देखते हैं जितनी अपकमिंग दिवाली है, जैसे जैसे मेरी हैसियत बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे मेरी क्षमता बढ़ती रहेगी। और मेरी एक बहुत बड़ी आदत रही, मैं हर चीज कैमरे के सामने नहीं ले आता हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैं बिना कैमरे के भी ऑफ कैमरा ही करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं कि डोनेट करते हैं, वो सब सारी चीजें हैं, वो कैमरा में वीडियो वगैरह सब करना चाहिए, कभी दुनिया को ये भी तो पता चले कि हाँ आप वास्तव में कुछ कर रहे हो, बट नॉट ऑलवेज, ये मोटो नहीं होना चाहिए आपका। तो करिए, दिल से करिए, वो जरूर आएगा बैक में रिटर्न आपके पास। यस, सो मेरे लिए भी विश करिए कि मैं उस तरीके का इंसान बनूं और बेहतर, मैं हमेशा चाहता हूं, आई एम नॉट द परफेक्ट वन, बट आई ऑलवेज ट्राई टू बी अ परफेक्ट, ट्राई करता रहता हूं, ठीक है। अपनी हैसियत औकात में जो भी मैं बेस्ट कर पाऊं समाज के लिए, ट्राई करता रहता हूं, कोशिश करता रहता हूं। चलिए, इसी छोटे से मैसेज के साथ कि आप अपनी दिवाली जरूर मनाइए, लेकिन साथ साथ आपके पड़ोसी, आपके अगल बगल वाले की भी दिवाली सुरक्षित हो, अच्छी हो, उसकी भी खुशियों का ध्यान रखिए। और जब भी कभी आपकी हैसियत, औकात, दौलत, जो भी आप जिस जिस भी वर्ड में इसको बयां करिए, तो मदद जरूर करिएगा, बस इतनी कर दीजिएगा एक गुरु दक्षिणा के तौर पर। चलिए, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार एंड विश यू हैप्पी दिवाली अगेन। सेफ तरीके से दिवाली मनाइएगा, सुरक्षित रहिएगा। ऑल द बेस्ट।